अस्सलाम वालेकुम ऑल, इट्स मी सहर इब्रार यार। कैसे हैं आप लोग और आपको नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नावल का नाम है तू ही जस्तजू बाय हया फातिमा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, अब हम अपनी न्यू एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इसने मंदी मंदी आंखों से फ़ोन उठाकर हयाम को कॉल मिलाई। दूसरी ही बैल पर फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो हयाम, इसने नींदज़दा आवाज़ में इसे पुकारा था। यार आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। जरी की बात पर हयाम ने इसे 10,000 गालियों से नवाजा था। ओह शिट, जरी एकदम उठकर बैठी थी। मैं कैसे भूल गई आज हयाम का निकाह है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे निकाह पर आने की। हयाम की चंगाड़ती आवाज़ फ़ोन से बाहर आई थी। साथ इसने ठप से फ़ोन बंद कर दिया था। जरी खुद में इतना उलझी हुई थी कि इतना अहम दिन वो भूल गई थी। जरी फौरन उठकर फ्रेश हुई थी। फ्रेश होकर जरी भागते हुए नीचे आई थी। मम्मा मम्मा, नाजिस बेगम को आवाज़ें लगाती वो किचन में आई थी। मम्मा मुझे जल्दी से नाश्ता दे दें, मैंने हयाम की तरफ जाना है। बेटा सब ठीक है? नहीं मम्मा, मेरा मतलब जी सब ठीक है, आज इसका निकाह है और मैं भूल गई। इसने मुझे फ़ोन पर 10,000 बातें सुनाई हैं। बेटा कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अच्छा मम्मा, मेरा नाश्ता कमरे में भेज दीजिएगा। अच्छा ये लेती जाओ ना, बस 2 मिनट लगेंगे। मम्मा इस वेली भूतनी के हाथ भिजवा दीजिएगा। जरी अपने कमरे में आकर फौरन अपनी अलमारी की जानिब बढ़ी और अपना ड्रेस निकालकर बेड पर रखा। साथ ही इसने ज्वेलरी और अपनी हील्स निकाली थी। तकरीबन 5 मिनट बाद इसके कमरे का दरवाज़ा बजा था। आ जाओ सीमार। जरी ने मसरूफ से अंदाज में इसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। जरी ये लो नाश्ता और तुम्हारे लिए किसी ने फूल और ये डब्बा भेजा है। किसने भेजा है? शायद अहमद भाई ने भेजा हो। सीमार ने शाने उचकाए थे। अच्छा इधर रख दो। जरी ने बेड पर चीज़ें रखती वो बाहर की जानिब निकल गई थी। सीमार के जाते ही जरी अपने बेड के करीब आई और वो फूल उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारे। जरी खुद भी नहीं जानती थी इसने ये क्यों किया है। कमरे से निकलकर सारे फूल बुके, ये मुझे नहीं आती है ना, बहुत मिस्टेक हुई मैं। बुके से निकलकर सारे फूल ज़मीन पर गिर गए थे। फूलों के फेंकते ही इनमें से एक पर्ची निकलकर एक तरफ गिरी थी। जरी ने फौरन बढ़कर इसे उठाकर खोला था। इस पर्ची पर ZA लिखा हुआ था। जरी ने नासमझी से इस पर्ची को देखा था। मेरा नाम तो जहरा नासिर है, इस मुनासबत से इस पर ZN लिखा होना चाहिए था, मगर इस पर ZA लिखा है। जरी उलझी थी। जरी छोटे छोटे कदम उठाती बेड तक आई और वो डब्बा उलट पलट कर देखने लगी। जब इसने वो डब्बा खोला तो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड फ्रेम की ग्लासेस मौजूद थी। जरी ने इन ग्लासेस को निकाला और सराहे बगैर ना रह सकी। इन ग्लासेस के नीचे एक पर्ची भी थी। जरी ने इस पर्ची को उठाया और पढ़ने लगी, जिस पर लिखा हुआ था इस लड़की के नाम जो कभी अपना हक कभी नहीं छोड़ती थी और इसके लिए हमेशा लड़ती थी। इस तहरीर के नीचे भेजने वाले ने अपना नाम भी लिखा था, ज़ैनुल आबदीन। जरी 2 मिनट इस पर्ची को देख रही, फिर अपना सर थाम कर बैठ गई। इस वक्त जरी सोच रही थी कि इसने खुद को कितना बदल लिया है। इसने कभी अपना हक नहीं छोड़ा था। वो हमेशा अपने इसलिए लड़ती थी और आज वो इतना बदल गई है, न जाने कितनी देर अपनी सोचों में गुम ऐसे ही वहाँ बैठी रही। जब इसका फ़ोन बजा, इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम अफशा। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जल्दी करो, कहाँ मरी हो तुम? हाँ बस रेडी हो रही थी। यार मुझे लगता है तुमने तैयार होने में आज हयाम से भी ज़्यादा देर लगानी है। 10 बज गए हैं और 12 बजे फंक्शन है। हाँ बस मैं निकल रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अगले आधे घंटे में जरी तैयार होकर घर से निकली थी। इसने वही ग्लासेस लगाई थी जो जैन ने इसे भेजी थी। सब लोग हाल में मौजूद थे। हर तरफ गहमा गहमी का आलम था। इस वक्त स्टेज पर वकास और मिराल बैठे थे। जब आरिस भागता हुआ इनके पास आया, भाई आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अब मेरी और मेरी बेगम की बारी है। कहते ही आरिस ने आंख विंक की थी। जी जी ज़रूर, अभी जगह खाली कर देते हैं। मिराल आरिस और वकास के ताया की सबसे छोटी बेटी थी। वकास और मिराल का निकाह भी आरिस और हयाम की तरह पहले ही हो चुका था। इससे पहले आरिस स्टेज से उतरता, वही सब स्टेज पर चढ़े थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं आज मेरे बड़े बेटे वकास का वलीमा है। इस खुशी के मौके पर मैं
एक और खुशी भरा ऐलान करना चाहता हूँ। सबने हैरत से वहीद साहब को देखा था। आज इसी मौके पर मैं अपने छोटे बेटे आरिस का निकाह भी करूंगा। साथ ही वहीद साहब ने आरिस को अपने पास बुलाया था। सब लोगों की हैरत में मजीद इजाफा हुआ था। सब खानदान वाले हयाम और आरिस के बचपन के निकाह से बेखबर थे। आरिस वहीं स्टेज पर बैठ गया था जबकि वहीद साहब नीचे उतर गए थे। हयाम इस वक्त ब्राइडल रूम में बैठी थी। इसके पास जरी, नूर, अफशी, गुल और जमल मौजूद थी। हयाम का लहंगा लैवेंडर कलर का था। इसके ऊपर सिल्वर काम हुआ था। आज इसने अपनी ग्लासेस की जगह लेंसेज लगाए हुए थे। जरी ने पीच कलर का फ्रॉक, नूर ने पिंक, अफशा ने आसमानी, जबकि जमल ने बिस्किटी रंग का फ्रॉक पहना था। हयाम ये देखो, ये वाला झुमका पहनूं या ये वाला? जरी हयाम को देखते हुए बोली। हयाम इसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ मैं ठीक लग रही हूँ? अब की बार नूर बोली थी। हयाम तुम इन दोनों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ मेरी बिंदी ठीक लग रही है? हयाम ने एक नजर इन तीनों को देखा कम, घूरा ज्यादा था। निकाह मेरा है और तैयार होने की फिक्र तुम लोगों को पड़ी है। ऊपर से इस पॉलर वाली ने इतना सारा मेकअप कर दिया है। हयाम मुंह बनाकर बोली थी। मैंने इसे कहा भी था कि लाइट सा करे। हयाम तुम दुल्हन हो। तो जमल ने अपना माथा पीटा था। हयाम का बस नहीं चल रहा था। वो सब हैवी चीजें उतार दे और जाकर मुंह धो ले। अभी वो सब बातें कर रही थी जब ईमान बेगम और रानम साहिबा ब्राइडल रूम में दाखिल हुई थी। मम्मा, हयाम ने मुंह बनाकर इन्हें पुकारा था। क्या हुआ हयाम? मम्मा, सब बहुत हैवी हो रहा है। हयाम, मार खाओगी, अब तुम खामोशी से बैठी रहो। ईमान बेगम ने इसे डपटा था, जिस पर हयाम ने मुंह फुला लिया था। गुल बेटा, हयाम पर नेट का दुपट्टा दे दो, मौलवी साहब आने वाले हैं। जी कहते साथ ही इसने हयाम पर बड़ा सा नेट का दुपट्टा डाल दिया था। मम्मा, अब मेरी सांस मजीद बंद कर दें। हयाम बेटा, बस कुछ देर की बात है, राना साहिबा ने इसे प्यार से समझाया था। इतने में दरवाज़ा बचा था और अहमद साहब और वहीद साहब कमरे में दाखिल हुए थे। इनके पीछे मौलवी साहब भी थे। इन दोनों ने बारी बारी हयाम के सर पर हाथ रखा था। फिर एहजाब व कबूलियत की घड़ी आई थी। हयाम के बाद अब वो सब आरिस के पास मौजूद थे। सब लोगों को जानना था आरिस का निकाह किससे हो रहा है। निकाह के बाद आरिस की दुल्हन को लाया जाना था। हयाम जैसे ही ब्राइडल रूम से निकलकर बाहर आई थी, पूरे हाल में अंधेरा हो गया था। वो एक लम्हे को रुकी थी। हयाम ने पिंक नेट के दुपट्टे का घूंघट किया हुआ था और इसको सामने की तरफ से अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। हयाम का वो दुपट्टा इतना बड़ा था कि इसके पीछे नूर और जरी ने एक एक तरफ से पकड़ा था और इनके पीछे अफशी और जमल ने भी पकड़ा था। चलो हयाम, जरी के कहते ही हयाम ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। सामने ही स्टेज पर आरिस स्पोर्ट्स लाइट के नीचे खड़ा था। बैकग्राउंड में डीजे ने सॉन्ग प्ले किया था। इस सॉन्ग की आवाज काफी हल्की थी। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल क्या बता दे, चाहूं मैं या ना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। जी, ये सॉन्ग है। इस गाने पर हयाम के लब मुस्कुराए थे, जबकि स्टेज पर खड़ा आरिस भी मुस्कुराकर इसे देख रहा था। इसके हाथ में इस लम्हे माइक था। सब लोगों की नज़र हयाम पर थी। अंधेरा होने की वजह से कोई नहीं देख सकता था इस घूंघट के पीछे किसका चेहरा है। सब इस चेहरे को देखने के लिए बेताब थे। हयाम मुस्कुराती छोटे छोटे कदम उठाती स्टेज की जानिब बढ़ रही थी जब हॉल में आरिस की आवाज़ गूंजी। ये कहानी है इस जुस्तजू की। आरिस स्टेज पर खड़ा माइक में बोल रहा था, जिसकी तकमील के लिए दो दिलों ने जंग लड़ी। इन अल्फाज पर हयाम सही मानों में चौंकी रही। बोलते हुए आरिस स्टेज से उतरा तो इसके उतरते ही स्पॉटलाइट इसके साथ चल रही थी। एक ने हालात से तो दूसरे ने किस्मत से। आरिस हयाम के बिल्कुल मुकाबिल स्पॉटलाइट के घेरे में आकर रुका था। ये कहानी है दो मुसाफिरों की। आज हयाम ने हील्स पहन रखी थी, इसलिए वो आरिस की आंखों में बासानी देख सकती थी, वरना वो सिर्फ इसके कंधे तक ही आती थी। जिनके रास्ते अलग थे मगर उनकी मंजिल एक ही थी। आरिस ने हयाम का हाथ थामा था और अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए थे। ये सफ़र है हजर से वसल तक का, ये सफ़र है मोहब्बत से इश्क तक का। स्पॉटलाइट अभी भी सिर्फ आरिस पर थी। वो दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे। नूर, जरी, अफशी और जमल ने हयाम का दुपट्टा छोड़ दिया था। हयाम दम साधे खड़ी थी। ये सफ़र है हयाम और आरिस का। आरिस ने हयाम को भी स्पॉटलाइट के घेरे में लिया था। इसके स्पॉटलाइट के नीचे आते ही पूरा हाल रोशन हुआ था। आहिल ने फौरन आरिस के हाथ से माइक लिया था।
हयाम अभी तक बेयकीन थी और इसी बेयकीनी से आरिस को देख रही थी। बैकग्राउंड में चलता सॉन्ग खत्म हो चुका था। पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज रही थी। आरिस ने हाथ बढ़ाकर हयाम का घूंघट हटाया था। आरिस के घूंघट हटाते ही हयाम का चेहरा सबके सामने आया था। बहुत से लोगों ने इन दोनों को 27 से देखा था। आरिस ने हयाम का हाथ थामे इसके बैठने में मदद की थी। फिर इन दोनों ने बारी बारी सबकी मुबारकबाद कबूल की थी। हयाम और आरिस स्टेज पर बैठे थे जब आहिल इनके पास आया। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आरिस उठकर इससे गले मिला था। आरिस, और कितना बैठना पड़ेगा, मैं थक गई हूँ। हयाम ने आरिस के बैठते ही हौले से पूछा था। बस थोड़ी देर और हयाम, फिर हम घर चलेंगे। ओके। हयाम इसकी हैवी ज्वेलरी और कपड़ों में अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी। अभी हयाम कुछ और आरिस से कहती स्टेज पर जैन, आलियान, अरमान और आहिल चढ़े थे। भाभी, जैन ने हयाम को पुकारा था। जी, क्या आप हम सबकी एक तस्वीर ले देंगी? जी। हयाम अपनी जगह से उठी थी तो जैन ने इसे अपना फोन पकड़ाया था। हयाम, आरिस कुछ कहता, जैन ने इसे चुप करवाया था। इट्स ओके आरिस, मैं ले देती हूँ। हयाम ने इन पांचों की 4 से 5 तस्वीर मुख्तलिफ जावियों से बनाकर फोन जैन को थमाया था। आप सबको शर्म नहीं आती? नूर अपनी फ्रॉक थामे सीढ़ियां चढ़ती बोली थी। क्यों, हमने क्या किया है? जैन ने मासूमियत भरे अंदाज में पूछा था। दुल्हन से कौन तस्वीर खिंचवाता है? अब की बार जरी बोली थी। दुल्हन हमारी प्यारी सी भाभी हैं। जब इनको कोई एतराज नहीं तो आप सबको भी नहीं होना चाहिए। आलियान अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालता बोला था। अभी वो इस बात पर मजीद बहस करते कैमरामैन स्टेज के सामने आया था। आप लोग मेहरबानी करके सीधे खड़े हों, मुझे तस्वीर बनानी है। कैमरामैन के कहते ही जैन आरिस के साथ और जरी हयाम के साथ बैठ गई थी, जबकि जरी के पीछे नूर खड़ी थी। नूर के एक तरफ अरमान था। अरमान के साथ ही आलियान खड़ा था। आलियान के साथ अफशा थी और अफशा के साथ जमल खड़ी थी और जमर के साथ आहिल था और आहिल के आगे जैन बैठा था। सबने अपने चेहरों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट सजाई थी। क्लिक की आवाज के साथ एक खूबसूरत मंजर कैद किया गया था। इस तरह कई मंजर कैमरे की आंख में कैद किए गए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद घर जाने का शोर उठा था। दोनों दुल्हनों को इनकी गाड़ियों में बिठाया गया था। एक गाड़ी की ड्राइविंग सीट वकास ने जबकि दूसरे की आरिस ने संभाली थी। वकास की गाड़ी निकल चुकी थी, तभी इससे पहले आरिस गाड़ी निकालता जैन ने इसकी तरफ का शीशा बजाया था। दूल्हे साहब, घर तक लिफ्ट मिल सकती है? आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, कहते ही आरिस गाड़ी जन से बाहर ले गया था। मेन रोड पर आते ही हयाम ने अपना सर दरवाजे के साथ टिका लिया था। हयाम, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? जी आरिस, मैं बहुत थक गई हूँ। हयाम ने एक गहरी सांस ली थी। आरिस ने एक नज़र थकी हयाम की जानिब देखा था। आपने खाना ठीक से नहीं खाया था ना? बस खा लिया था। हयाम ने मुंह बनाते ही अपनी नथली को थामा था। आरिस समझ गया था हयाम ने खाना ठीक से नहीं खाया था। 10 मिनट में वो दोनों घर पहुंच चुके थे। आरिस, मैं कुछ देर आपके कमरे में आराम कर लूं? आरिस के गाड़ी रोकते ही हयाम ने सवाल किया था। पूछ क्यों रही हैं? आपका ही कमरा है, पूरे हक से जाएं। आरिस कहते ही बाहर निकला था और घूमकर हयाम की जानिब आकर इसका दरवाज़ा खोला और इसकी बाहर निकलने में मदद की। हयाम का हाथ थामे वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर की जानिब बढ़ा था। वलीमे और निकाह के फंक्शन के बाद सब लोगों ने वहीद पैलेस में जमा होना था और अब सब वहां मौजूद थे। आरिस का हाथ थामे हयाम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रही थी। हयाम का लहंगा बार बार इसके पैरों में आ रहा था। ये देखकर आरिस ने झुककर हयाम का लहंगा थोड़ा सा ऊंचा किया था ताकि इसे सीढ़ियां चढ़ते हुए मुश्किल ना हो। अपने कमरे के सामने जाकर वो रुका था और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। हयाम आराम से चलकर बेड पर जा बैठी थी। हयाम के बैठते ही आरिस ने अपना कोट उतारकर एक जानिब रखा था। फिर हयाम के कदमों के पास पंजे के बल बैठते इसका एक पांव थामा। वो सारी दुनिया को अपने ठोकर पर रखने वाला मर्द था। इसको सिर्फ अपनी महबूब बीवी के कदमों में बैठना मंजूर था। आरिस, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ें। हयाम ने अपना पाँव छुड़वाने की कोशिश की थी। खामोशी से बैठे रहे हयाम। कहते ही आरिस ने इसके पाँव में पहनी हील्स उतारी थी। इसके सुर्ख और सफ़ेद नरम पाँव आरिस को बहुत प्यारे थे। आरिस के दिल ने इस बात का एतराफ़ किया था और फिर आरिस ने थोड़ा मज़ीद झुककर इसके सुर्ख होते पैरों पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा था। आरिस की इस हरकत पर हयाम का चेहरा हया से सुर्ख हो चुका था। आपको शर्म नहीं आती? वो खुद में सिमटी हुई थी। अपनी बीवी के जूते उतारने और इसके पाँव चूमने में कैसी शर्म। आरिस इसकी आंखों में देखता खड़ा हुआ।
अब आप यहाँ आराम से बैठे, मैं अभी आता हूँ। कहते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दे आरिस वहाँ से चला गया था और फिर कुछ देर बाद हाथ में खाने की ट्रे पकड़े वापस आया था। इसके पीछे अफशी, जरी और नूर भी कमरे में आई थीं, जिनको आरिस ने ही बुलाया था ताकि हयाम सुकून से इनसे बातें करती खाना खा ले। जमल पहले ही आहिल के साथ घर चली गई थी क्योंकि इसे कोई ज़रूरी काम आन पड़ा था। आप सब इंजॉय करें, मैं चलता हूँ। कमरे का दरवाज़ा बंद करके आरिस एक बार फिर बाहर निकल गया था। नूर मबहूत सी इस कमरे को देख रही थी। दरवाजे के बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल पड़ा था और इसके साथ ही अंदर की जानिब ड्रेसिंग रूम में बाथरूम था। ड्रेसिंग के सामने वाली दीवार के साथ आरिस का बेड था और इस पर आरिस की अनुराज तस्वीर लगी थी। वहीं एक कोने में सोफ़ा और टेबल पड़ा था, जबकि इनके दरमियान एक स्टडी रूम बना था। जिस दीवार के साथ बेड लगा था, इस दीवार को इस तरह बनाया गया था कि बेड वाला हिस्सा थोड़ा आगे को था, जबकि जहाँ स्टडी रूम का दरवाज़ा था वो दीवार थोड़ी पीछे की जानिब थी। इसलिए आरिस मेहंदी वाले दिन कमरे में खड़ा हयाम की सब बातें सुन रहा था और इसे इल्म भी नहीं हुआ था और वह स्टडी रूम से ही अपने रूम में दाखिल हो गया था, क्योंकि स्टडी के 2 दरवाजे थे। एक आरिस के कमरे में खुलता था और एक बाहर की जानिब। आरिस के जाने के बाद हयाम इसका कोट थामती उठी थी और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी थी। हयाम, कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ। वहाँ जाकर हयाम ने आरिस का कोट अपनी नाक के करीब करते इसकी खुशबू को महसूस किया था और फिर मुस्कुराकर इस कोट को आरिस की अलमारी में लटका दिया था। हयाम, आ भी जाओ। आ रही हूँ, 2 मिनट में। हयाम बाहर आकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई थी, तभी इसने आईने में अपना अक्स देखा था। फिर इसने बहुत एहतियात से अपनी नथली उतारी थी। इन दोनों ने हयाम की सारी कार्रवाई खामोशी से देखी थी। हयाम, खाना ठंडा हो रहा है। नूर के कहते ही वो छोटे छोटे कदम उठाती बेड पर आ बैठी थी और खाने की भरी ट्रे अपनी जानिब खिसकाई। तुम तीनों ने खाना खाया? हाँ जी, हम लोगों ने खा लिया है। अब तुम भी सुकून से खा लो। अच्छा, कहते ही हयाम ने खाना शुरू किया था। हयाम, माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी लग रही थी। जज़ाकल्लाह, हयाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इन चारों से बातों के दौरान हयाम खाना खा चुकी थी। इसने अपने साथ साथ ज़बरदस्ती इन तीनों के मुँह में भी निवाले डाले थे। यार, बहुत थक गई हूँ मैं आज। इतना भारी भारी है सब, पता नहीं सब कैसे पहन लेते हैं। तुम तीनों को मशवरा दूँ तो देख कर ड्रेस लेना, लाइट वेट सा। अच्छा जी, अभी तो तुमने दुल्हन बनना है और तुम अभी से मुँह बना रही हो। नूर ने इसके बालों की बाहर आती लट खींची थी। नूर, बाज आ जाओ। हयाम ने नूर के सर पर चपत लगाई थी। हयाम, नूर ने फौरन इसका हाथ थामा था। ये आरिस भाई ने दी है? नूर इसकी उंगली में पहनी अंगूठी को देखती बोली थी। हाँ, हयाम ने सर इस बात में हिलाया। इसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट थी। निकाह का तोहफा? जरी फौरन बोली थी। नहीं, वैसे ही दी है। अच्छा जी। खैर, मेरी बातों को छोड़ो मिस अफशा नदीम, तुम मुझे एक बात बताओ। क्या? अफशा समझ गई थी वो क्या पूछने वाली है। तुम हाल में सबसे अलग थलग खड़ी अलायंस से क्या बातें कर रही थी? इस दिन तुमने जो इनके साथ किया था, इसके बाद तो ऐसा मुमकिन नहीं कि वो तुमसे कोई बात करते। वो अभी इतना मुस्कुराते हुए अफशा ने एक नज़र दुल्हन बनी दोस्त को देखा था। शर्म करो, कहने को तो तुम दुल्हन बनी हुई थी, मगर नज़र फिर भी हर एक पर तुमने रखी हुई थी। अफशा इसके सर पर चपत लगाते बोली थी। हाँ, तो जिसकी तुम लोगों जैसी दोस्तें होंगी, इसको तो हर तरफ नज़र रखनी पड़ेगी। बात मत बदलो अफशा, और बताओ क्या बात हुई थी तुम्हारे और आलियान के दरमियान? जरी ने इसको बात बदलते देखकर पूछा था। अफशा ने एक गहरा सांस लेकर इन तीनों को देखा था। मैंने इनसे अपने इस दिन के रवैये की माफ़ी मांगी थी। इस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। फिर आलियान ने क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने इट्स ओके कह दिया था। और फिर उन्होंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? हयाम ने आईब्रो उचकाप कर पूछा था। इसको ये भी नज़र आ रहा था। ऐसी कोई चीज़ है जो तुमने ना देखी हो? इस लम्हे अफशा चिढ़ गई थी। हयाम ने घूर कर इसे देखा था। कुछ नहीं, जब मैंने इनसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी तो कह रहे थे इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद वो अभी मुनासिब वक्त नहीं था। अफशा ने इनको सारी बात बता दी थी। इससे पहले हयाम इससे कोई और सवाल करती, कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ था और आरिस अंदर आया था। प्यारी लड़कियों, अगर आप सबको एतराज़ ना हो तो मैं अपनी मिसेस से कुछ देर बात कर सकता हूँ? जी भाई, आप आएँ। अफशा कहते ही बेड से नीचे उतरी थी। इसकी हयाम के सवालों से जान छूट गई थी और जरी और नूर को वो किसी न किसी तरह उलझा देती, जिससे वो इससे मज़ीद सवाल ना करती।
इसके उठते ही जरी और नूर भी उठी थी और खाने वाली ट्रे थाम कर बाहर की जानिब बढ़ गई थी। इनके दरवाज़ा बंद करते ही आरिस हयाम के पास बैठा था। थैंक यू हयाम। किस लिए? हयाम ने हैरत से पूछा था। हर चीज़ के लिए, कहते ही आरिस ने इसका हाथ थामा था। हयाम ने मुस्कुराकर आरिस की जानिब देखा था। आरिस, इसमें अपना नाम ढूंढे। हयाम ने अपनी मेहंदी लगे हाथ इसके सामने फैलाए थे। आरिस ने पहले इसके मेहंदी लगे हाथों को अपने नाक के करीब करके मेहंदी की खुशबू सूंघी थी। आपको पता है हयाम, मुझे मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है और मुझे जहर लगती है मेहंदी। आप ही जब भी लगाती थी मैं इनके हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू जरूर सूंघता था। आरिस इसके हाथों को बगौर देख रहा था। शायद वो इसमें अपना नाम ढूंढ रहा था। आपने मेहंदी कब लगवाई? आज सुबह। पहले इसलिए नहीं लगवाई थी क्योंकि फिर इसका रंग कम हो जाना था। आरिस हयाम की बात सुनते इसके मेहंदी के डिज़ाइन पर उंगली फेरते अपना नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वैसे ज़िंदगी निहायत ही मुश्किल काम है यह। ऑफिस में किसी ने फाइल में गलती की हो, मैं एक नज़र में पकड़ लेता हूँ और यहाँ मुझे अपना नाम 5 बार देखने पर भी नहीं मिल रहा। वह मुंह बनाकर बोला था, जबकि इसकी बात पर हयाम खिलखिलाई थी। आराम से ढूंढे, बहुत मेहनत से छुपाया है मैंने। अगर ढूंढ लिया फिर मेरा इनाम क्या होगा? 1 कप कॉफ़ी। वो मुस्कुराई थी। और अगर आप ना ढूंढ सके फिर आरिस ने कुछ सोचा था। मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट दूंगा और मैं आपको वो गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं ढूंढ रहा। आरिस, हयाम को हैरत हुई थी। आप ऐसे कहें, आप अपनी हार कबूल करते हैं। आपकी जीत के लिए आरिस अहमद वहाब पूरी दुनिया से भी हार तस्लीम कर सकता है। हयाम की आंखों में देखते आरिस उठा था और अपने स्टडी रूम में गया था। 2 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक फाइल और एक डब्बी थी। हयाम के करीब आते आरिस एक बार फिर इसके सामने बैठा था। हयाम, ये आपके लिए हमारे निकाह का तोहफा। आरिस ने वो फाइल हयाम की जानिब बढ़ाई थी। इस फाइल को थामते ही हयाम ने इसे खोलकर पढ़ा था। लम्हा बलम्हा इसके तासुरात बदल रहे थे। आरिस इन तासुरात को एंजॉय कर रहा था। आरिस, हयाम बेयकीन थी। कैसा लगा तोहफा? बहुत अच्छा। हयाम बेअख्तियार होती इसके गले लगी थी। आरिस ने भी इसके गिरद अपना हज़ार बांधा था। आपका मुकाबला दुनिया की खूबसूरत तरीन दुल्हन भी नहीं कर सकती हयाम। फिर आरिस ने हयाम को थोड़ा पीछे करते इसके माथे पर लब रखे थे। हयाम खिलखिलाई थी। इसी दौरान एकदम दरवाज़ा खुला। मैं आपसे नाराज़ हूँ मामू। वो दोनों एक दूसरे से फासले बनाकर बैठे थे। क्यों, मेरा बेटा नाराज़ क्यों है मुझसे? आरिस ने आर्यान के करीब आते ही इसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया था। आला, मैं आपसे भी नाज हूँ। खाला, मैं आपसे भी नाराज़ हूँ। आर्यान बेटा, ये आपकी खाला नहीं ममानी है। नो, शी इज़ माई आला। बिल्कुल ठीक कहा आर्यान, मैं इसकी खाला हूँ, ना कि ममानी। हयाम ने आरिस को घूरकर कहते इसकी गोद से आर्यान को थामा था। यू नो आला। क्या खाला की जान? मामू इज सो बैड। आर्यान ने मुंह बनाकर कहा था। क्यों, मामू ने क्या बोला है मेरे बच्चे को? वो मुझे आइसक्रीम नहीं लेके देते। ओह मेरा बच्चा, मैं आपको आइसक्रीम ले दूंगी, बल्कि आपके मामू हम दोनों को खिलाएंगे। सच्ची आला? जी बिल्कुल सच मेरी जान। डन आरिस? हयाम आरिस की जानिब देखती बोली थी। जी मोहतरमा, डन। आरिस ने दांत कचकचाए थे। थैंक यू आला। आर्यान ने इसका गाल चूमा था। आरिस घूर कर आर्यान को देख रहा था, जिसने इनके खूबसूरत लम्हात में खलल पैदा कर दिया था, जबकि हयाम और आर्यान अपनी शरारतों में मसरूफ थे। आर्यान बेटा, आपको मामा बुला रही हैं। आरिस ने आर्यान को हयाम की गोद से लेकर नीचे उतारा था। मैं बाद में चला जाऊंगा। आर्यान बेटा, मम्मा की बात सबसे पहले सुनते हैं। ओके, मैं बात सुनकर आता हूँ, फिर हम बातें करेंगे आला। ओके मेरा बच्चा। हयाम ने इसके गाल खींचे थे। आर्यान जैसे ही कमरे से बाहर गया था, आरिस ने फौरन दरवाज़ा बंद किया था। इसके जाते ही हयाम खिलखिलाकर हंसी थी। आपको ज़्यादा हंसी नहीं आ रही? आरिस इसके सामने बैठता बोला था। आरिस, आप छोटे से बच्चे से जेलस हो रहे थे। जी बिल्कुल हो रहा था। आरिस ने हयाम को थोड़ा सा अपनी जानिब खींचा था। आरिस, हयाम ने बौखलाकर इसके सीने पर हाथ रखा था। वैसे तो आप बहुत बोलती हैं, अब क्या हुआ? आरिस हयाम की फैली आंखों को देखते हुए बोला था। कुछ नहीं। हयाम की हालत पर आरिस कहा लगाकर हंसा था। ये लें। आरिस ने वो डब्बी हयाम के सामने की थी। ये आपकी जीत का इनाम। हयाम यकते से देख रही थी। खोले आरिस। इसके सामने कहनी पर बल लेटा था। हयाम ने इस डब्बी को खोला तो इसमें बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट था। थैंक यू आरिस।
हयाम ने वो डब्बी बंद की थी जब आरिज ने इसके हाथ से ले ली। इसको पहने, बल्कि लाए मैं पहनाता हूँ। आरिज ने सीधे होते हयाम के हाथ से वो पेंडेंट लेकर इसे पहनाया। आरिज, हयाम ने इसे मुखातिब किया था जो इसे ही देख रहा था। ये बहुत खूबसूरत है। हयाम ने उंगली की पूरों से पेंडेंट को छुआ था। नहीं, इसे आपने पहना है इसलिए ये खूबसूरत है। कुछ भी। हयाम ब्लश हुई थी। ऐसे ब्लश करेंगी तो मैं मामलात मुश्किल हो जाएंगे। आरिज, हयाम ने एक बार फिर इसे मुखातिब किया था। जी जिंदगी, इस फाइल पर मेरे भी सिग्नेचर्स थे, मगर कैसे? मैंने तो, हयाम रुकी थी। आरिज, आपने मुझसे इन पेपर्स पर साइन करवाए थे? इस दिन लिखा है, वो इसने पहले साइन करवाए थे जब इसको घर दिखाने लेके गया था ना, तो यहाँ पे दिन आएगा। जी। आरिज मुस्कुराकर इसका हाथ थामा था। आरिज, वो घर आपका था, फिर मुझे क्यों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे नाम हो या आपके, आप भी मेरी ही हैं। कुछ देर सबके पास बाहर चलें। आरिज इसके हाथ में पहनी अंगूठी घुमाते बोला था। जी। बेड से उतरते इसने अपनी हील्स थामी थी। इसको यहीं रहने दें, आप मेरे स्लीपर्स पहन लें। जी। आरिज ने अपने स्लीपर्स इसके सामने रखे थे। आपने वो पोइट्री कहाँ से ली थी? आरिज ने सीधे होते इसकी आंखों में देखा था। वैसे मुझे मालूम ही नहीं था आपने अपने अंदर इतनी अच्छी शायरा भी छुपा रखी है। आरिज इसके साथ बैठा था। नहीं, वो बस जब दिल करता है तभी टूटे फूटे अशार लिख लेती हूँ। इतना अच्छा लिखते हैं हयाम। आरिज ने इसकी नथली वापस पहनाई थी। जज़ाकल्लाह कहते ही हयाम ने अपनी नज़रें झुकाई थी। जी, तो वो पोइट्री कहाँ से मिली, यही सवाल है आपका? हयाम ने इस बात में सर हिलाया था। तो मिसिस, आपको मिस्टर ब्लैक हुडी तो याद ही होगा ना, जो आपको कैफ़े में मिला था? क्या वो आप थे? हयाम को झटका लगा था। इस दिन जब आपने डायरी अपने बैग में डालने की बजाय बेध्यानी में नीचे गिरा दी थी, वो मैंने उठा ली थी। मगर आपने इस दिन ब्लू जैकेट पहनी थी। आप मेरी हर चीज़ पर नज़र रखती हैं, वो मुस्कुराया था, जबकि हयाम ने आरिज को घूरा था। जब आप उठकर बोतल लेने गई थी, मैं भी वहाँ से चला गया था, फिर जैन के साथ जैकेट बदल कर वापस आया था। बहुत तेज़ हो गए हैं आप आरिज, आपका ही असर है। चलें अब नीचे चलते हैं। जी। हयाम के कहते साथ ही आरिज आईने के सामने जा खड़ा हुआ। इसके पीछे हयाम का अक्स भी नुमाया था। आरिज की आंखों में कुछ चमका था। आईनों में क्या देखूं और किस कदर दिखूं? क्या आता है मेरे सामने कोई और चेहरा? शायद। आरिज के शेर पर हयाम चलती आरिज के करीब आई थी। दीदार की तलब लिए वो ढूंढता है हमें आईनों में, देखना है जो हमें पहले वो निगाहें तो मांग। हयाम ने आरिज के साथ खड़े होते उसे मुस्कुरा कर देखा था। बस तू नजर आता है हमें, मेरा आईना भी तू, मेरी नजर भी तू। अक्स हूं मैं तेरा, तेरे बगैर मैं नहीं, मेरे बगैर नहीं है तू। आरिज हयाम को अपने हिसार में लिया आईने से ही इसकी आंखों में देखता बोल रहा था। अगर शेर व शायरी खत्म हो गई तो अपना दीदार सबको करवा दे। आप तो कम से कम आने से पहले दरवाज़ा नॉक कर लिया करें। मैं शादीशुदा हूँ। जी नहीं, अभी आप सिर्फ निकाहशुदा हैं। इशाल की बात पर आरिज ने मुंह बसूरा था। चलो नीचे आओ दोनों। ईशल दरवाज़ा बंद करते नीचे की जानिब बढ़ी थी। हयाम ने आरिज को घूर कर देखा और अपना लहंगा उठाते दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। इस दिन का अख्तिताम बहुत खूबसूरत यादें और खुशियों से हुआ था, मगर इस रात इन सब की ज़िंदगियों में बहुत से तूफ़ानों से गुजरना लिख दिया गया था। हर एक ने अपने अपने हिस्से के दर्द से गुजरना था। कुछ इम्तिहानात और कुछ आजमाइशें अभी बाकी थीं। किसके नसीब में क्या आने वाला था, ये वक्त के अलावा कोई नहीं जानता था। वक्त बहुत बेरहम होता है। जब इसकी चाबी घूमती है तो ये कुछ चीज़ों को घुमाकर खूबसूरत कहानियाँ और कुछ को बेदर्दियों में छोड़ जाता है। हयाम और आरिज के निकाह को 2 दिन हो गए थे। इसका यूनिवर्सिटी जाने का कोई इरादा नहीं था। जरी सुबह तैयार होने के बाद आंखों में लेंस लगाती नीचे की जानिब बढ़ी थी। इसकी आंखें रात रोने की वजह से अच्छी खासी लाल और सूजी हुई थी और ऊपर से बढ़कर इसने आज लेंस लगा लिए थे। जरी को लेंसेज की वजह से खासी मुश्किल हो रही थी। नाश्ता करने के बाद इसने सबसे पहले अपने रूम में जाकर लेंसेज उतारे थे। सब ने इससे इसकी आंखों के मुतालिक पूछा था, जिस पर वो आराम से नींद ना पूरी होने का बहाना बना गई थी। जरी ने अपने लेंसेज उतार कर डब्बी में रखे थे
और अपने ग्लासेस वाला बॉक्स खोलती एक ग्लासेस निकालने ही वाली थी जब लाउंज से आती आवाज़ों की जानिब मुतवज्जा हुई। इसने जो ग्लासेस हाथ में आई वो लगाई और वक्त देखा। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया? डब्बा बंद करके वापस रखती बाहर की जानिब बढ़ी थी। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसके कदम मुंजमद हुए थे। ड्राइंग रूम का मंजर वाज़ा था। वहाँ अहमद बिलाल की वालिदा बैठी थी। देखे हम बेटे की शादी अपने बेटे की शादी जल्दी करना चाहते हैं, मगर हमारी बेटी अभी पढ़ रही है, नाजी साहिबा बोली थी। वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं इस बारे में नासिर साहब से बात करके आपको आगाह कर दूंगी। इनकी आवाज़ें अब साफ बाहर आ रही थी। नाजिश बेगम, हमें जहेज में गाड़ी और जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी चाहिए। आखिर को आपकी बेटी ने ही वो सब इस्तेमाल करना है। सीढ़ियों पर खड़ी जरी गहरा सांस लेते हुए नीचे उतरी और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मम्मा, आप कुछ दिन पहले मुझसे पूछ रही थी ना मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ। तो मम्मा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मुझे पढ़ना है, अपना नाम बनाना है। ओह, अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं जहरा नासिर, जरी अहमद बिलाल की वालिदा। जरी अहमद बिलाल की वालिदा के सामने वाले सोफे पे बैठते बोली, देखिए आंटी, ऐसी बात नहीं है कि मेरी वालिदैन मुझे ये सब कुछ नहीं दे सकते। वो दुनिया की हर चीज़ लाकर मेरे कदमों में ढेर कर सकते हैं, मगर आपकी बताई हुई एक चीज़ भी मैं इनको लेने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं जिस किसी से भी शादी करूंगी इस बात का ख्याल ज़रूर रखूंगी कि वो मुझे इन सब चीज़ों के साथ कबूल करे जो मेरे माँ बाप अपनी खुशी से मुझे लेकर दें, ना कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिमांड रखे। और वैसे भी मेरे नज़दीक आपको गाड़ी और जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार है, बल्कि इस बात से कोई सरोकार नहीं कि माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर आपको दे रहे हैं। माँ बाप के लिए इनकी औलाद ही इनकी दौलत होती है। जब वो अपनी ये कीमती दौलत आपको देते हैं तो फिर आप किसी और चीज़ का मुतालबा क्यों करते हैं? आंटी, आपकी भी बेटी होगी, अगर कोई आपसे ये सब डिमांड करे तो आपको कैसा महसूस होगा? एक बार इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। जो आप दूसरों से अपने बेटे के लिए डिमांड्स कर रही हैं, अगर कल को कोई आपसे जब आपकी बेटी का रिश्ता लेने आता है तो ये डिमांड्स करे तो आपको कैसा महसूस होगा? मम्मा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके जरी उठी और इनका जवाब सुने बगैर ही वो कमरे में चली आई। अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर रखते वो खुद आईने के सामने जा खड़ी हुई थी। क्या मैंने ठीक किया? जरी अपना अक्स देखते सोच रही थी। कितने लालची लोग हैं, एक बार भी नहीं सोचते जो ये लोग दूसरों के साथ करते हैं। अगर वही इनके साथ हो फिर? खुद कलामी करते जरी ने अपना हाथ ग्लासेस उतारने के लिए बढ़ाया था, मगर इसके हाथ थमे थे। जरी ने अपनी बेदिहानी में वो ग्लासेस लगाई थी जो हियाम के निकाह से पहले जैन ने इसे भिजवाई थी। वो इसके ऊपर बहुत अच्छी लगी थी। मैं कभी अपना हक नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त वो पुरअतमाद थी। इसने जैन का चेहरा अपनी निगाहों में रखते खुद से अज़म किया था। अपने बाल संवार कर जरी अपनी किताबें लिए बेड पर जा बैठी थी जब नाजिश बेगम इसके कमरे में आई। मामा, मुझे आवाज़ दे देती। जरी ने फौरन इनके लिए जगह बनाई थी, जबकि नाजिश बेगम इसके पास बैठने के बजाय इसे अपने हिसार में ले गई थी। जरी बेटा, तुम कब से इतनी बड़ी हो गई? मम्मा, मैं कब बड़ी हुई हूँ, अभी भी छोटी सी हूँ। बदतमीज। उन्होंने जरी के गाल पर चपित लगाकर इसके सर पर प्यार किया था। मम्मा, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कह दिया। वैसे भी हमें जमर यूसुफ की तरह बहादुर होना चाहिए, और जमर के कहे के मुताबिक अगर दौलत खुशियों की जामिन होती तो आज सबसे ज़्यादा खुश शहजादियाँ होती। आप लोग इनके सामने झुक जाते और इनकी तमाम नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी कर देते, तो जहां आज उन्होंने एक चीज़ मांगी है कल को वो मज़ीद करते। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। हमेशा खुश रहो मेरा बच्चा। नाजिश बेगम ने एक बार फिर इसके सर पर प्यार किया था। अपने लेक्चर से फारिग होकर वो चारों अपने ब्लॉक की बेसमेंट में बैठी बातें कर रही थी जब जमल और आहिल इनके साथ आकर बैठे। हाय आहिल, वो सब बातें कर रहे थे जब आहिल को किसी ने आवाज़ दी थी। आहिल ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा था। ओए गधे, ऊपर देख। आहिल ने फौरन ऊपर की जानिब देखा था जहां जैन आधा लटका रेलिंग पर लटका आहिल को हाय बोल रहा था। इन पांचों ने भी इस सिम देखा था। बंदर सिर्फ इंसान तुझसे सीधी तरह नीचे आकर बात नहीं होती। आहिल ने भी इसे लताड़ा था। अच्छा, आता हूँ अभी, कहते ही जैन वहां से पीछे हुआ था। 2 मिनट बाद ही जैन इनके पास नीचे आया था। इसके पीछे आलियान और आरिस भी मौजूद थे। जैन आहिल के साथ बैठा था जब आहिल ने इसकी गर्दन दबोची। अब बताओ, क्या हाँक रहे थे तुम ऊपर से?
कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें हाय बोल रहा था। ये कौन सा तरीका था बंदरों की तरह लटक कर हाय बोलने का? अच्छा ना, इसको छोड़ो तुम, ये बताओ क्या बातें हो रही थी? आलियान और आरिज भी अपनी अपनी कुर्सी खींचकर वहां बैठ गए थे। कुछ नहीं यार, प्रोफेसर अहमद मुझे कह रहे थे अगले सेमेस्टर में बिजनेस मैथ पढ़ाने का। फिर क्या बोला तुमने? कुछ नहीं यार, मैंने कुछ सोचने का वक्त मांगा है। तुमने इनको डायरेक्टली हाँ क्यों नहीं बोली? यार कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैंने वक्त मांगा है। तुम वैसे कह दो हाँ, तुम वैसे कह दो वहाँ भाभी नहीं होंगी, इसलिए तुम हमारे नन्हे नन्हे बच्चों को नहीं पढ़ाना। आहिल ने जैन की कमर में मुक्का जड़ा था। जालिम इंसान, क्या मतलब नन्हे नन्हे बच्चों को? हयाम को जैन की बात समझ नहीं आई थी। देखे भाभी, ये जो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के बच्चे होते हैं ना, इनको कोई भी बात कहो तो कहते हैं मम्मा से परमिशन ले लूँ, बाबा से परमिशन ले लूँ। आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर भी मम्मा बाबा करेंगे तो नन्हे नन्हे बच्चे ही हुए ना। जैन की बात पर इसने अपना माथा पीटा था। वो जैनुल आबदीन ही क्या जिसकी मन तक निराली ना हो? कोई हाल नहीं है आपका जैन, छोड़ो इन बातों को। तुम लोग बताओ, तुम दोनों की इंटर्नशिप कैसी जा रही है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक जा रही है। दोनों को एक साथ बोले थे। और आरिस, तुम्हारा बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह सेट जा रहा है। हेलो एवरीवन। दूर से चलता अरमान इनके करीब आया था। अरे वाह, बड़े बड़े लोग आए हैं आज। जैन सबसे पहले उठकर इसके गले मिला था। यार बस क्या करूं, तुम लोगों से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी के दूसरे कोने में आना पड़ता है। मुझे तो डर रहता है मैं गुम ना हो जाऊं। अरमान बारी बारी सबके गले मिला था और आहिल और नूर के दरमियान कुर्सी रखकर बैठ गया। जरी आप बताएं, कब तक दुल्हन बनने का इरादा है आपका? आलियान वापस अपनी कुर्सी पर बैठते बोला था। आलियान के सवाल पर इस लम्हे जैन के अंदर कुछ टूटा था। यानी अब आरिज और हयाम भाभी के बाद जरी की आपकी बारी है? अरमान जरी की जानी देखता बोला। दरअसल अरमान, इससे पहले जरी कुछ कहती अरमान बोला, एक मिनट जरी, आहिल थोड़ी सी शर्म कर लो, हमें लगा था आरिज के बाद अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्या पता आहिल भाई का ही हो। अरमान के खामोश होते ही जरी बोली थी। मतलब? हयाम सीधी होकर बैठी थी। मतलब ये कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहाँ ही हूँ तुम लोगों के पास। सच्ची? नूर और हयाम ने दोनों ने एकदम इसे दबोचा था। हाँ हाँ, मैं यही हूँ, आराम से लड़की हूँ। जरी ने इन दोनों को पीछे किया था। ये सब कैसे हुआ? नूर के लहजे में हैरत लिए पूछा। इस रिश्ते में मेरे वालिदैन की खुशी शामिल नहीं, और अगर वो खुश नहीं थे तो मैं कैसे खुश हो सकती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। और वैसे भी इंसान को अपने हक के लिए तो बोलना चाहिए ना। कहते हुए जरी ने मुस्कुराकर जैन को देखा था, जो हैरत भरी नजरों से ऐसे ही देख रहा था जैसे यकीन करना चाह रहा हो वो जो कह रही है वो सब सच है। मतलब? अब की बार जमल ने पूछा था। मुझे किसी ने बोला था कि मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ती और हमेशा इसके लिए लड़ती हूँ। फिर बस इसके बाद मैंने बहुत सोचा और इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग मेरे वालिदैन से बहुत ही नाजायज़ ख्वाहिशात कर रहे थे, बल्कि यूँ कह लो कि मुझे जहेज की चीज़ों के एवज तोल रहे थे। बहुत अच्छा फैसला लिया है जरी। आरिस ने अपना हाथ बढ़ाकर इसके सर पर रखा था। वैसे आरिस, तुम क्या लोगे हयाम भाभी के मामा बाबा से? ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जैन कोई शगुफा ना छोड़े, और आज तो वो बहुत खुश था जरी का रिश्ता ख़त्म होने पर। मैं खाला और खालू जान से सिर्फ अपनी ज़िंदगी मांगूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरिस की आंखों में जज्बात का एक समंदर था जिसकी ताब न लाते हुए हयाम नजरें झुका गई थी, जबकि जैन सीटी बजाना शुरू हो गया था। बस कर जैन, आहिल ने इसे एक धमोका जड़ा था। वो सब एक बार फिर बातों में मसरूफ हो गए थे जब सामने से उड़ती हुई एक बॉल आई थी। अरमान बॉल को देख चुका था, इसलिए इसने फौरन हाथ बढ़ाकर बॉल को कैच किया, वरना वो बॉल सीधा नूर के मुंह पर लगती। अरमान वो बॉल इन लड़कों की जानिब वापस फेंकता। इससे पहले नूर बोलती खड़ी हुई थी। ये दोनों, लगता है इस दिन इनको असर नहीं हुआ था जो आज फिर ये मुझसे मुंह तोड़वाना चाहते हैं। क्या मतलब? सब चौंके थे और मुड़कर इन लड़कों की जानिब देखा था। चंद दिन पहले की बात है, ये रेड शर्ट वाले ने मेरा दुपट्टा खींचा था और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में मैंने इसे इतनी ज़ोर से इसकी नाक पर मुक्का मारा था कि खून निकल आया था। या अल्लाह! सब लोग हैरत से नूर को देख रहे थे। उफ जज्बाती लड़की, तुम्हें कितनी बार मना किया है यूं हर किसी से पंगे मत लिया करो। हयाम अभी नूर को डांट रही थी जब अरमान और आजिज इन दोनों लड़कों की जानिब बढ़े थे। या अल्लाह! आहिल रोके इन दोनों को। इससे पहले आहिल उठता आलिया इन दोनों की जानिब भागा था।
एक तरफ इसका भाइयों जैसा दोस्त, दूसरी तरफ इसका भाई था। वो दोनों इन दो लड़कों पर अपने मुक्कों की बरसात कर चुके थे। अरमान, आरिस, छोड़ो इनको। आलियान ने इन दोनों को पीछे किया था, जबकि नूर परेशान सी खड़ी अरमान और आरिस को इन दोनों लड़कों से लड़ता देख रही थी। आलियान से इन दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था जब हयाम उठकर आरिस की जाने पड़ी थी। आरिस, रुक जाए। हयाम ने आरिस का बाजू थाम कर अपने इसे पीछे किया था। क्या हो गया है आपको? हयाम धाड़ी थी। हयाम, जब मैं हमारे रिश्ते से अनजान था, इस वक्त मैंने मुस्तकीम को मार मार कर मरने के दर पर ला खड़ा किया था, क्योंकि इसने आपके साथ बदतमीजी की थी और इन दोनों ने तो। आरिस बोलते बोलते रुका था और रेड शर्ट वाले लड़के को लात मारी। यार बस कर दो दोनों। तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरों की बहन बेटी पर गलीज निगाहें डालते हो? अरमान ने इनमें से एक लड़के का बाजू अपने जॉगर से मसला था। वो लड़का बिलबिला उठा था। आलियान ने अरमान को झटका देकर पीछे की जानिब खींचा था। जाओ, मैं इससे निमट लेता हूँ। इसने अरमान को जाने का इशारा किया था, जबकि हयाम और आरिस अभी भी वहीं खड़े थे। यू बास्टर्ड, ये सब तुम दोनों के साथ इसलिए हुआ है क्योंकि एक लड़की के हाथ का मुक्का खाकर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। आलियान रेड शर्ट वाले का कॉलर दबोचे फंकारा था। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर आइंदा किसी लड़की के आसपास भी नजर आए तो जिंदा घर नहीं जाओगे। वो दोनों लड़के उठकर वहां से बाहर की जानिब भागे थे। हयाम ने अभी तक आरिस का बाजू नहीं छोड़ा था, जबकि अरमान और आलियान वापस जाकर बैठ चुके थे। लेबन, मेरा बाजू छोड़ दें। क्या वापस जाकर बैठने का इरादा नहीं है आपका? अगर आज के बाद आपने ऐसी हरकत की तो जान निकाल लूंगी आपकी। हयाम ने इसका कॉलर दबोचा था। अब तुम दोनों वहां खड़े होकर कौन सी जंग अजीम को फतह कर रहे हो? आरिस और हयाम को वहीं खड़ा देखकर आहिल बोला था। नहीं, हम लड़ तो नहीं रहे थे। आरिस हयाम का हाथ थामे इनके करीब आते बोला था। तो और क्या, वहां खड़े मोहब्बत का इजहार कर रहे थे? जैन फौरन बोला था। क्या पता कर देता अगर तुम लोग डिस्टर्ब ना करते। उफ, हयाम अपनी खपत मिटाने के लिए अपना चेहरा झुका गई थी। हाय, एक जानी पहचानी आवाज पर जैन, आलियान और आरिस ने मुड़कर देखा था। कैसे हो सब? सब ठीक है, तुम बताओ कोई काम था? हाँ आलियान, दरअसल आरिस से काम था। क्या काम है तुम्हें? मेरे साथ चलो, बताती हूँ। सना ने एक नज़र नफरत भरी निगाह आरिस के साथ बैठी हयाम पर डाली थी। जो काम है यही बताओ। नहीं आरिस, चलो मेरे साथ, फिर बताती हूँ। आपकी बार सना ने इसका बाजू खींचा था। नाम महसूस अंदाज में आरिस ने इससे अपना बाजू छुड़वा कर हयाम की जानिब अपना रुख किया था। बेगम, आपकी इजाज़त हो तो जाऊँ? नहीं। आरिस की आंखों में चमक वाज़ा थी, जैसे इसे पहले ही अंदाजा था कि हयाम इनकार कर देगी। हयाम के मुंह फुला कर कहने पर सबको हंसी आई थी। सना, मेरी बेगम ने मना कर दिया है, तुम आलियान या जैन में से किसी से अपना काम करवा लो। एक मिनट, आरिस, तुम्हारी शादी कब हुई? सना हैरान थी। जब भी हुई है तुम्हें इससे मतलब नहीं। मेरा मतलब है तुमने बुलाया ही नहीं। मैंने सिर्फ अपने बहुत खास दोस्तों को बुलाया था। सना अपना पैर पटकती वहां से चली गई थी, जबकि इसका गुस्सा सवा नेज़े पर था। वो सब बातों में मसरूफ थे जब जैन बार बार जरी की जाने देख रहा था। वो सोच रहा था ये कलर इस पर बहुत सूट किया है। इस फ्रेम में जरी की भूरी आंखों की चमक कम नहीं हुई, क्योंकि फ्रेम्स के कलर देखते वक्त इसके जहन में यही था कि जो भी कलर वो पसंद करे इसमें जरी की आंखों की चमक मान ना पड़े। और आज इसको ये ग्लासेस पहने देख इसको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस फ्रेम में वाकई इसकी आंखों की चमक मान नहीं पड़ी थी। जैन का बार बार जरी को देखना आलियान ने बखूबी देखा था। ऐसा नहीं हो सकता जैन, जब तुम किसी के लिए ख़ास तौर पर कोई फ्रेम डिज़ाइन करो और इसमें इस शख्स की आंखों की चमक मान पड़ जाए। बहुत तेज़ नज़रें हैं तेरी, कमीने इंसान। हाँ तो दोस्त किसका हूँ? तुम जैसे दोस्त हो तो अकाब जैसी नज़र रखनी पड़ती है। नज़रें तो मैं भी तुम्हारी कहीं और महसूस कर रहा हूँ। मोहब्बत के अंदाज ही निराले हैं मेरे भाई, किसी की निगाहें होकर भी नहीं होती। मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। जी सब समझ आ रहा है मुझे। अपने खूबसूरत यादें बिखेरते हैं इन सब ने अपने दिन का इख्तिताम खुशगवार लम्हात में किया था। ज़ीशान हाउस में मौजूद एक कमरा मुकम्मल तौर पर तबाही की नज़र हो गया था। यूनिवर्सिटी से घर आकर सना ने गुस्से में अपने कमरे की एक एक चीज़ तोड़ दी थी। इस मुस्तकीम को कहा भी था इस मनहूस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ना। उफ मुस्तकीम, अगर तुम इसे मार देते तो आज आरिस मेरा होता। सना है चीखते हुए सना ने चीखते हुए एक बुलंदान दीवार पर मारा था। हयाम अहमद, अब तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि ना सिर्फ तुम आरिस की ज़िंदगी से जाओगी बल्कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही रुखसत कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया से जाते हुए भी तुम मेरे आरिस का नाम अपने साथ लेकर जाओ।
पता नहीं कौन सी अदाएं दिखाई हैं इसने आरिस को कि इसने इस लड़की से शादी कर ली। सना अपने कमरे में हर चीज़ तोड़ चुकी थी। जो काम मुस्तकीम अदवानी नहीं कर सका वो अब सना ज़ीशान करेगी। इसके लहजे में हयाम के लिए हद दर्जा नफरत थी। उसने फ़ोन निकाल कर एक इंसान को कॉल की और बात करने लगी। कुछ देर बाद जब इसका मोबाइल पर मैसेज मौसूल हुआ, इसे देखते ही सना के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। लगता है अभी आरिस तुम्हारी असलियत से नावाकिफ़ है। इसे ये वीडियो दिखाऊंगी तो वो तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे देगा और फिर आरिस सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ सना ज़ीशान का। सना के दिमाग में क्या चल रहा था, वो दो वजूद इस बात से बेखबर अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे थे। जमल यार, हमारे फाइनल एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहे हैं? ये सवाल हयाम कोई 20वीं बार जमल से पूछ रही थी। आहिल, जो कब से जमल की वजह से जला भुना बैठा था, वो बोल पड़ा। बहुत शौक हो रहा है हयाम एग्ज़ाम देने का? नहीं भाई, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि ये सेमेस्टर कब ख़त्म होगा। जमल, तुम एक काम करो, मेरा टेस्ट छोड़ो, तुम इसका ले लो और मेरा फ़ोन दे दो यार, वो भी बहुत काम है मुझे, मैं थक गया हूँ। सुबह से पढ़ा रही हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। यार हयाम, तुम ही मेरी मदद कर दो, अपना मुकदमा खुद लड़ें। इसने आहिल को हरी झंडी दिखाई थी और फिर वो वहाँ से उठकर लाइब्रेरी की जानिब चली गई, जहाँ अफशान, नूर और जरी इसका इंतज़ार कर रही थी। आज से इन लोगों के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते बाद इनके इम्तिहानात थे। इसलिए हयाम कुछ अहम सवालात का पूछने जमल के पास गई थी। जब वो वापस आई तो हयाम इन तीनों को इन सवालात के मुताल्लिक बता रही थी। तभी वो लाइब्रेरियन की आवाज़ पर खामोश हुई। खामोशी से बैठे आप चारों, वरना बाहर चले जाएं। हयाम, छोड़ो इनको, तुम आगे बताओ। अफशा के कहते ही वो फिर से इनको समझाने लगी। 4 से 5 बार लाइब्रेरियन इनको सर्जिश कर चुकी थी। उफ यार, अब इनको कौन समझाए, हमारा सब्जेक्ट खामोशी से नहीं पढ़ा जा सकता है। काफ़ी बार मैम की बात सुनकर वो चारों अपने अपने सवालात की प्रैक्टिस करने में मशगूल हो गई थी। अफशी और नूर दोनों कानों में हैंड फ्री घुसाए BTS के गाने सुनने के साथ साथ सवालात करने लगी। हयाम और जरी ने एक नज़र इन दोनों की जानिब देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगी कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों एक बार फिर अपने सवालात हल करने लग गई थी। तकरीबन 2 घंटे बाद जब लोग लाइब्रेरी से निकली तो इनका रुख कैफ़े की जानिब था। या अल्लाह, मैं अपनी बोतल लाइब्रेरी में भूल गई। यह हयाम का हमेशा का काम था, अपनी बोतल कहीं ना कहीं भूल आती थी। नूर, मेरी प्यारी बहन होना, जाओ बोतल ले आओ, मैं नहीं जाने वाली। अफशी तुम ले आओ। इसने भी हयाम को हरी झंडी दिखा दी। बाहर में जाओ तुम दोनों, जरी उठो, हम दोनों लेकर आते हैं। वो दोनों बाहर निकलने लगी थी जब नूर ने इनको पीछे से आवाज़ दी थी। हयाम, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? हयाम ने मुड़कर देखा और तनफन करती इसके सर पर पहुंची और वही खाली बोतल नूर के हाथ से लेकर इन दोनों को मारी। बाहर आ जाओ तुम दोनों अपनी हरकतों से, मैंने तुम दोनों को छोड़ना नहीं है। फिर इन चारों ने लंच किया और बातें करने बैठ गए। ज़्यादातर बातें आज के तैयार करदा काम के मुताल्लिक थी और वो आने वाले दिनों के लिए लाया हमल तय करने पर थी। चलो अब बस घर चलते हैं। नूर अपना बैग उठाकर उठी थी जब सना इसके करीब आई। हाय गर्ल्स, कैसी हो आप सब? ठीक, अफशा ने जवाब दिया था। दरअसल मुझे हयाम तुमसे बात करनी थी। जी फरमाएं, हयाम काफ़ी दृष्टि से बोली थी। एक्चुअली हयाम ने मिसेस आरिस कहो। हयाम की बात पर सना ने खुद पर बमुश्किल जब्त किया था। दरअसल मुझे तुमसे अपने पिछले रवैये के लिए माफ़ी मांगनी थी। मैंने तुमसे काफ़ी बुरी तरह बात की थी। इट्स ओके, चलो उठो चलें। सना को जवाब देते हयाम इन तीनों से मुखातिब हुई थी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हयाम के उठते ही इसने सवाल किया था। सॉरी, मगर ये तुम्हारा अगला रवैया बताएगा, कहते ही बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि सना ने टेबल पर एक मुक्का मारा था। अभी वो कैफ़े से बाहर निकल रही थी जब हयाम को सामने से आरिस दिखाई दिया। हयाम एकदम वापस घूमी और कैफ़े के अंदर आई। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इनको क्या पता नहीं क्या रद्दमल होगा। हयाम ने अपना फ़ोन नूर को पकड़ाया था। इसको बैग में डालो और आज मैं अपना फ़ोन घर बुलाई हूँ, समझ आई? वो तीनों नासमझी से हयाम को देख रही थी। इसी वक्त आरिफ कैफ़े में दाखिल हुआ था और हयाम को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। असल में कल रात आरिस बार बार हयाम को कॉल करके जज कर रहा था। जब एक बार दोबारा आरिस ने इसे कॉल की तो हयाम फट पड़ी। आरिस, अब आपने कॉल की तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, काम करने दें मुझे।
अगली बार जब आरिज ने इसे कॉल की तो अपनी बात पर अमल करते हयाम ने वाकई इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था और इसलिए इस लम्हे आरिज हयाम इसके सर पर मौजूद था। वो सुबह से आरिज से भाग रही थी। हयाम, आपका फ़ोन कहाँ है? आरिज ने बगैर कोई तमहीद माने हयाम से इसका फ़ोन मांगा। वो तो मैं आज घर भूल आई। अच्छा, आरिज ने आईब्रो उठाकर हयाम को देखा था। अफशा, जरा अपना फ़ोन देना। आरिज ने हयाम के पीछे खड़ी अफशा को मुखातिब किया, जिस पर अफशा ने अपना फ़ोन इसको थमाया। अफशा पासवर्ड, जिस पर इसने जल्दी से फ़ोन अनलॉक किया। हयाम के नंबर पर फ़ोन करो अभी। आरिज की बात पर अफशी ने सर उठाकर आरिज को देखा, जो सीने पर हाथ बांधे हयाम को ही देख रहा था। आरिज की नज़रों से बचने के लिए हयाम ने अपने चेहरे के सामने फाइल रखी हुई थी। बेशक इसका फ़ोन नूर के पास था, मगर साइलेंट पर नहीं था। अफशी ने एक नज़र आरिज को देखा और फिर हयाम को। हयाम ने नज़रों से ही इसे फ़ोन ना करने का बोला था। अफशा, कॉल करें। मरती क्या ना करती, इसने हयाम के नंबर पर कॉल मिलाई। इतने में हयाम का फ़ोन रिंग हुआ। आवाज़ नूर के पास से आ रही थी। नूर, हयाम का फ़ोन। क्या? आरिज का रुख अपनी जानिब देखकर नूर बेख्तियार बोली। नूर, हयाम का फ़ोन। साथ ही आरिज ने अपना हाथ नूर के सामने किया। नूर ने हयाम को देखा, जो इसी को घूर रही थी। हयाम की घोरियों को खातिर में लाए बगैर नूर ने इसका फ़ोन आरिज को थमा दिया। हयाम ने खा जाने वाली नज़रों से नूर को देखा। तुम बचो मुझसे। हयाम, पासवर्ड क्या है? मैं कर दूंगी अनब्लॉक। हयाम ने मुंह बनाकर आरिज के हाथ से अपना फ़ोन झपटा था। इस वक्त आरिज से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हयाम बहुत ही क्यूट लग रही थी। अब दोबारा तंग तो नहीं करेंगे? नहीं करता तंग मेरी जान। आरिज ने प्यार से इसके सर पर चपत लगाई थी। अगर दोबारा किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। रॉजर, मिसेस। साथ ही आरिज अपने सीने पर हाथ रखता इसकी जानिब झुकाता। याद रखिएगा। आरिज को उंगली दिखाती हयाम बाहर के जानिब बढ़ी थी, क्योंकि नूर, अफशी और जरी वहां से पहले ही जा चुकी थी। आरिज ने मुस्कुराकर हयाम की पुश्त को देखा था। यह मंजर सना की कहर बरसाती आंखों ने भी बगौर देखा था। जब हयाम घर पहुंची तो इसको एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। इसने कॉल काट दी, क्योंकि वो किसी भी अनजाने नंबर से कॉल नहीं उठाती थी। इसका फ़ोन मुसलसल रिंग हो रहा था, मगर वो ऐसे ही छोड़कर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। और जब बाहर निकली तो इसके फ़ोन पर 10 मिस कॉल थी, वो भी इसी दौरान फिर से फ़ोन बजने लगा। हयाम ने गुस्से से फ़ोन उठाया और बोली, एक इंसान जब फ़ोन नहीं उठा रहा तो क्यों बार बार तंग करके रखा है? दूसरी जानिब मौजूद शख्स के कुछ कहने से पहले ही हयाम ने फ़ोन काट दिया। हयाम फ़ोन अपने बेड पर फेंकती कमरे से बाहर चली गई। इसका रुख किचन की जानिब था। हयाम जैसे ही किचन में दाखिल हुई, इसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। कुछ देर पहले वाला गुस्सा एक बार फिर ऊद आया था। हारून, हारून। हयाम इस गुस्से से आवाज़ें लगा रही थी। इसी दौरान वो हयाम का फ़ोन थामे किचन में दाखिल हुआ। बंदर, तुमने मेरी चॉकलेट्स क्यों खाई हैं? मैंने नहीं खाई। गुल ने खाई होंगी। गुल क्यों खाएगी मेरी चॉकलेट्स? पता नहीं आपी। लो, हो गए शुरू फिर से टॉम एंड जेरी। लॉन्च में जाती ईमान बेगम ने तबसरा किया था। अपना गुस्सा हारून पर निकालकर जब वो खामोश हुई तो हारून ने मासूमियत भरे अंदाज में इसे पुकारा। आपी, वो आरिज भाई कॉल पर हैं, इनसे बात कर लें। हयाम ने इससे फ़ोन थामते ही स्क्रीन की जानिब देखा, जहां कॉल चलते 10 मिनट हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। हयाम ने फ़ोन कान से लगाते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आते ही हारून को डांटना शुरू कर दिया। जब वो ऐसे काम करेगा तो डांट तो खाएगा। गुस्सा कम किया करें, ज़िंदगी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं कौन सा ज़्यादा गुस्सा करती हूँ? बस थोड़ा सा ही करती हूँ। जी जी, बहुत थोड़ा करती हैं आप। अच्छा, आपको कोई काम था जो आपने कॉल की? साथ साथ हयाम चाय के लिए पानी चढ़ा चुकी थी। मिसेस आरिज को कॉल करने के लिए किसी काम का होना ज़रूरी है? हयाम के लब मुस्कुराए थे। नहीं, वैसे अभी मैंने एक काम से ही फ़ोन किया था। मैं कब से खाला जान के नंबर पर कॉल कर रहा था, मगर इनका फ़ोन बंद जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे बात करवाती हूँ इनसे। नहीं, बस आप इनको बता दीजिएगा। अगले हफ्ते हमारे घर दावत है और सब ने आना है। ओके, मगर मैं नहीं आऊँगी। क्यों? आरिज ने हैरत से पूछा था। क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप ना आई तो आपको आपके घर से उठाकर ले जाऊंगा। इसी नोक झोंक के दौरान वो अपने और मामा के लिए चाय बना चुकी थी। चलें, आप भागें यहाँ से, मैं मामा के पास जा रही हूँ। जी जी ज़रूर, आपके पास कुछ अरसे ही अभी अपने मैके में मज़े कर लें। अच्छा जी, तो बाद में क्या होगा? जो मैं चाहूँगा। बहुत खुशफहमियाँ पाल रखी हैं आपने। चलें, देखते हैं। ओके, आप आ रही हैं फिर? आरिज ने एक बार फिर इससे सवाल किया था। सोचूंगी इस बारे में, कहते ही हयाम ने फ़ोन बंद कर दिया।
आप एक बार घर आएं फिर बताता हूँ आपको। हयाम के फ़ोन बंद करते ही आरिज ने सोचा था, एक हफ्ता गुजर चुका था। आज सब लोग वही पैलेस में मौजूद थे। खाने से फारिग होकर बड़े लाउंज में बैठे थे। सब अपनी बातों में मसरूफ थे। जब हयाम और मिराल सबके लिए चाय बनाकर लाई थी और साथ ही अरफा और शमामा ड्राई केक लाई थी। सबको चाय देने के बाद मिराल इधर ही बैठ गई, जबकि वो तीनों यंग पार्टी के चाय लेकर इनके पास गई और इनको सर्व की। हयाम आपी, आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, कुछ मेरी इस चुड़ैल बहन को भी सिखा दें। इसकी बात पर हयाम खुलकर मुस्कुराई थी। मालूम नहीं सब भाइयों को क्यों लगता है इनकी बहनें अच्छा खाना नहीं बनाती या इनको कोई और काम करना नहीं आता। चाय के बाद वो सब अपनी बातों में मसरूफ हो गए। हयाम आपी आ जाए, मामा पापा बुला रहे हैं। अच्छा आती हूँ। अभी वो जाने के लिए उठने ही वाली थी जब आरिज ने इसके कान के करीब सरगोशी की। मिसिस, आप इतनी अच्छी चाय बनाती हैं, क्या ख्याल है आपको एक इनाम दिया जाए? हयाम ने हैरत से आरिज को देखा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। हयाम उठकर बाहर आ गई। अभी वो सबके पास लाउंज में पहुंची थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, इसके पीछे से आते आरिज ने ईमान बेगम को मुखातिब किया। खाला जान, आज सब कज़न इकट्ठे हुए हैं, आप हयाम और हारून को भी यहीं रहने दें। इसके लहजे में हद दर्जा मोहब्बत थी। हयाम ने मुड़कर आरिज को देखा था। ठीक है बेटा, शुक्रिया खाला। आरिज इनके गले लगा था। खुश रहो बेटा। हयाम ने बेयकीनी से अपनी मम्मा को देखा जो फिर से रानम साहिबा से बातों में मसरूफ हो चुकी थी। हयाम, अहमद, आरिज वापस ऊपर चलें। नहीं, मुझे घर जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो चली जाइएगा। क्या मतलब चली जाइएगा? हयाम ने भी अपने कदम सीढ़ियाँ चढ़ते आरिज के पीछे बढ़ाए थे। मेरी तमाम चीज़ें घर में हैं जो मैंने कल लेकर जानी है। तो क्या हुआ हयाम, आप कल मेरी चीज़ें ले जाइएगा। आप बीबीए के स्टूडेंट हैं और मैं मैथ्स की, और हमारी बुक्स भी मुख्तलिफ हैं। बुक्स आपकी फ्रेंड्स के पास होंगी और नोट्स बनाने के लिए आप मेरा रजिस्टर ले जाना। सिंपल। अपनी बात के आखिर में इसने कंधे उचकाए थे। आरिज, जी जिंदगी है आरिज। आरिज हयाम की जाने घुमा था। उफ, कुछ नहीं। मसरूख होती हुई थी। हमेशा ऐसे ही होता था। हयाम आरिज की जज्बात भरी नजरों से झेम जाती थी। वो खामोशी से आरिज के एक जानिब से निकलकर सब कज़न के दरमियान जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ईमान बेगर अहमद साहब घर के लिए निकल गए थे। तकरीबन 9 बज रहे थे। सारी गर्ल्स पार्टी एक कमरे में मौजूद थी जब आरिज ने हयाम को कॉल की। फ़ोन के बजते ही हयाम ने उठाकर देखा। क्या हुआ हयाम, किसकी कॉल है? वो इशल आपी, मैं भी आती हूँ। पगली। हयाम के जाते ही इशल सर हिलाती बोली थी। 2 मिनट बाद हयाम वापस कमरे में आई थी। इशल आपी, आप बात सुने। हयाम के बुलाते ही वो उठकर हयाम के साथ बाहर आई थी। आपी, वो आरिज, क्या हुआ गुड़िया? कुछ नहीं, वो कह रहे थे बाहर जाना है, नीचे आ जाओ। हयाम अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ रही थी। तो चली जाओ ना, वो आर्यान को भी साथ भेज दें। बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों जाओ। नहीं, वो आरिज ने निकाह वाले दिन मुझसे और आर्यान से वादा किया था, वो हम दोनों को बाहर लेकर जाएंगे। ओह अच्छा, ले जाओ इसे। आर्यान बेटा, काम है। कमरे में झांककर ऐशल ने इसे आवाज़ दी थी जो भागता उसके पास आया था। यस मम्मा। बेटा, गो विद योर खाला। ओके मम्मा। चले आला। आर्यान हयाम का हाथ थाम कर बोला था। जी मेरा बच्चा, कहते ही हयाम ने इसे गोद में उठा लिया और नीचे की जानिब बढ़ी थी। आरिज बाहर गाड़ी में इन दोनों का वेट कर रहा था। हयाम के बैठते ही इसने गाड़ी चलाई थी। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले मॉल चलते हैं, कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर आइसक्रीम खाकर घर आएंगे। आरिज, आपने कभी लोकल मार्केट से खरीदारी की है? नहीं। आरिज ने गाड़ी मोड़ते जवाब दिया था। क्या आज आप मेरे साथ लोकल मार्केट में शॉपिंग करेंगे? ठीक है, चलते हैं। कहाँ जाना है? आरिज ने गाड़ी मोड़ते सवाल किया था। अनारकली बाजार चलते हैं। क्या? हयाम, मॉल ही चलते हैं ना। मुझे कहीं नहीं जाना, वापस घर चलते हैं। आरिज ने एक गहरा सांस लिया था। अच्छा चलते हैं। कुछ देर बाद आरिज ने जीसी यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर गाड़ी खड़ी की और वहां से बाजार में दाखिल हुआ। इसने आर्यान को उठाया हुआ था। रात के इस पहर भी वहाँ काफ़ी रश था। आपको मालूम है आरिज, हम लोग जब आउट ऑफ बजट हो जाते हैं तो किसी मॉल जाने के बजाय यहाँ आ जाते हैं। आरिज से बात करते करते हयाम एक दुकान पर रुकी। हैरत है, वैसे पावर ऑफ अटर्नी साहिबा भी आउट ऑफ बजट हो जाती हैं। पावर ऑफ अटर्नी हूँ तो क्या हुआ, इंसान को फजूल खर्च नहीं होना चाहिए।
चाचा ये वाली शॉल दिखाएं। हयाम एक शॉल की जानिब इशारा करते बोली, ये कितने की है? 1500 बेटा। चाचा ये बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े कम करें। ठीक है बिटिया, आप 1300 दे दो। नहीं चाचा मैं 1000 दूंगी। हयाम दुकानदार से बहस में मशगूल थी और आरिस को हैरत से देख रहा था, जो कितने मज़े से बहस कर रही थी। बेटा ये बहुत कम है। नहीं चाचा बिल्कुल मुनासिब कीमत बताइए आपको। हयाम बिल्कुल ठीक प्राइस है, क्यों बहस कर रही हो इनसे? आप चुप करें आरिस, आपको कुछ नहीं मालूम। मामू व्हाट हैपेंड टू आला? आई डोंट नो बेटा। आरिस ने कंधे उचका दिए थे। इस दुकानदार से 15 मिनट बहस करने के बाद हयाम ने इनसे 3 शॉल्स खरीदी। 3000 की खरीदी थी। हयाम 3 शॉल्स किस लिए हैं? इस दुकान से बाहर निकलता आरिस बोला था, एक खाला के लिए, एक आपी के लिए और एक भाभी के लिए। और अपने लिए क्यों नहीं ली? मेरे पास तो बहुत सारी हैं। इतना कहकर हयाम अगली दुकान में घुस गई। आरिस अहमद वहाब करोड़ों के बिजनेस का इकलौता मालिक आज अपनी बीवी की मोहब्बत में इसके पीछे शॉपिंग बैग्स थामे अनारकली बाजार की खाक छान रहा था। इस वक्त वो बच्चों के कपड़े वाली दुकान में घुसी आर्यन के लिए शॉपिंग कर रही थी। भाई वो ब्लैक वाला सूट दिखाएं। वो छोटी से शलवार कमीज थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। बाजी आपके बेटे पर ये बहुत खिलेगी। भाई मुझे मालूम है मेरे बेटे पर क्या अच्छा लगेगा। आप वो ब्राउन वाला दिखाएं। हयाम आर्यन के साथ लगा कर साइज चेक कर रही थी। भाई ये ब्लैक शर्ट भी दिखाएं। हयाम एक एक सूट आर्यन के साथ लगाकर देख रही थी। इस वक्त हयाम का अंदाज खालिस माओ वाला था। भाई इन तीनों की कीमत बताएं। बाजी ये शलवार कमीज 1200 और ये पैंट शर्ट 1100 की है। कुल आपके 2300 हो गए। ऐसे ही 2300 हो गए। मैंने सिर्फ 1500 देना है। नहीं बाजी ये बहुत कम है, आप 1800 दे दें। मैं 1500 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी। हयाम दे दो इनको जितने वो कह रहे हैं। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं? हयाम ने इसे घूरा था। जी मिसेस मेरी ही जेब से जा रहे हैं। उफ अल्लाह, चुप करके खड़े रहें और ये शॉपर्स पकड़ें। हयाम ने शॉल्स वाले तीनों शॉपर्स थमाए थे। जी भाई ये लें 1500। बाजी 200 और दें। नहीं भाई बिल्कुल ठीक है। हयाम ने शॉपर्स उठाया और झुककर आर्यन को अपनी गोद में उठाया। चलें आरिस जी चलें। हयाम ये कितना प्यारा ड्रेस है। जी आप पर कितना प्यारा लगेगा ना। आरिस का दिल किया अपना माथा पीट ले। वो हयाम के लिए वो ड्रेस देख रहा था और वो इशल के लिए। अंदर आए मेरे साथ। आरिस हयाम का हाथ थामे इसे दुकान के अंदर ले गया था। भाई ये वाला ड्रेस इनके साइज का दिखाएं। आरिस ने इस ड्रेस की जानिब इशारा किया। आरिस मेरे पास है। सुबह यूनिवर्सिटी क्या पहनकर जाना है आपने? आरिस की बात पर हयाम खामोश हो गई थी। ये लें भाई। वो आलमंड कलर का बहुत ही प्यारा और नफीस सूट था जिसके साथ मरून रंग का दुपट्टा था। भाई ये कितने का है? 3500 का। बहुत महंगा दे रहे हैं आप। नहीं बाजी बिल्कुल मुनासिब है। भाई देना है तो 2500 का दें वरना हम जा रहे हैं। बाजी आप 3000 दे दें। नहीं 2500 बहुत मुनासिब कीमत है। नहीं बाजी इतनी हमारी ख़रीदारी भी नहीं है। ठीक है भाई आप रहने दें। उठे आरिस चलें। बाजी आ जाएं ले लें। हयाम ने आरिस को फातिहाना अंदाज में देखा था। उफ क्या बनेगा इनका। हयाम के कंधे पर सर रखे आर्यन कब का सो चुका था। इस दुकान से निकलते ही आरिस ने हयाम से आर्यन को थामा था। आरिस मैं इसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ ले लूँ? चलें। हयाम चूड़ियों की दुकान पर रुककर चूड़ियाँ देख रही थी। इसने एक बहुत खूबसूरत सी सेट पसंद किया था। भाई ये कितने का है? 200 का। 150 का दें। ले लें। हयाम इसे पैसे पकड़ाकर आगे बढ़ गई थी। हयाम इधर आए। आरिस इसे जूते की दुकान में ले गया था। यहाँ से क्या लेना है? बैठें। भाई मेहरून रंग का खोसा दिखाएं। हयाम को वहाँ से कोई भी जूता पसंद नहीं आया था। 2 से 3 दुकानें और 10 मिनट की बहस के बाद इसने जूता लिया था। हयाम ने अपने सूट के साथ का हिजाब भी खरीदा था। हयाम अब घर चलें, आर्यन भी कब का सो चुका है। नहीं बस एक और काम है। अब की बार हयाम आरिस को लिए जेंट्स की दुकान पर गई थी जहाँ से इसने 3 शर्ट्स आरिस, आकाश भाई और खालू जान के लिए ली थी। इनको बाजार में 12 बज गए थे। बैक सीट पर सारा सामान रखकर हयाम के बैठते ही आरिस ने आर्यन को हयाम की गोद में लिटाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था आप लोकल मार्केट से इतनी अच्छी शॉपिंग कर लेती हैं। इंसान को हर काम आना चाहिए। गाड़ी मोड़ते आरिस ने मुस्कुराकर हयाम को देखा। जी बस एक काम नहीं आता आपको। कौन सा? हयाम ने हैरत से इसे देखा था। कोई नहीं। बताएं आरिस। बता दूंगा अभी। ये बताएं आइसक्रीम खाएंगी? बहुत लेट हो गए हैं हमारी, सब सो गए होंगे। फिक्र मत करें, मेहमानों के अलावा कोई नहीं सोया होगा। ओके। इनको घर जाते जाते 1 बज गया था। गैराज में गाड़ी रोकते ही आरिस घूमकर हयाम की जानिब आया था और दरवाज़ा खोलकर थोड़ा झुका था। हयाम आपने पूछा था ना वो कौन सा काम है जो आपको नहीं आता? जी।
तो मेरी ज़िंदगी आपको मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना नहीं आता। कहते ही आरिज़ ने इसका गाल चूमा था और फिर आर्यान को हयाम की गोद से उठाया था। अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर रानम साहिबा ने देखा था। इनके लब मुस्कुराए थे इन दोनों की मोहब्बत देखकर। बैक सीट से शापर उठाकर वो दोनों अंदर की जाने बढ़े थे। आर्यान को इशल के कमरे में लिटाकर हयाम और आरिस रानम साहिबा और वहीद साहब के कमरे में आए थे। इनके पीछे मिराल, वकास और इशल भी दाखिल हुए थे। वहाँ का मंजर कुछ यूँ था कि रानम साहिबा, वहीद साहब और इशल बेड पर बैठे थे, जबकि एक सोफे पर हयाम और आरिस और दूसरे पर वकास और मिराल बैठे थे। जी तो आरिस साहब, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? आरिस के थके थके चेहरे को देखकर वकास इतनी हंसी छुपाते बोला था, भाई खालिश शोहरों वाली फीलिंग्स आ रही हैं। बेटा, इतने सालों से ये ड्यूटी मैंने सर अंजाम दी है, अब तुम दोनों की बारी है। बाबा, आप तो मामा के साथ मॉल जाते हैं। मेरी बेगम ने मुझे अनारकली बाजार में खाक छनवाई है। कमरे में मौजूद सबका कहका बेसाख्ता था। बहुत अच्छा किया है याम ने, तुम जैसे बंदे के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। आरिस सबको खफा नजरों से देख रहा था। खालाजान, ये आपके लिए। खालूजान, ये आपके लिए। आप ही, ये आपके लिए। और ये आर्यान के लिए। भाई, ये आपके लिए। और भाभी, ये आपके लिए। हयाम ने सबको एक एक शॉपर पकड़ाया था। शुक्रिया बेटा। मम्मा, आप सबके लिए हयाम ने अपनी पसंद की चीज़ें ली हैं, तुमने हमारी बेटी के लिए कुछ नहीं लिया? आरिस, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लिया है मम्मा, वो सब सुबह देख लीजिएगा। यानी कोई बहुत ही ख़ास चीज़ ली है तुमने? यस मॉम। चलो शाबाश, उठो, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो। जी मम्मा। खालाजान, मैंने कहाँ सोना है? बेटा, आप इशल के साथ इसके रूम में सो जाओ। जी खाला। रानम साहिबा कहते ही इशल हयाम और मिराल के कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वकास और वहीद साहब किसी काम से स्टडी रूम में गए थे। मम्मा, आप जानती हैं आज वहाब एंड सन्स के ऑनर की बेगम ने 100 और 200 रुपये के पीछे अच्छी खासी बहस की है। आरिज ने मुंह फुलाकर हयाम की शिकायत लगाई थी। मम्मा, मैंने आपकी बेटी को बोला था कि मॉल चलते हैं। मैडम ने फरमाइश की कि नहीं, अनारकली जाना है। कोई बात नहीं आरिस, तुम्हारे लिए इसकी खुशी अहम होनी चाहिए। मम्मा, इनकी खुशी अहम ना होती तो कभी ना लेकर जाता। वहाँ मुझे इनके लिए एक ड्रेस पसंद आया तो कहती हैं यहाँ पेपर कितना अच्छा लगेगा ना? बेटा, वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा अपनी खुशी से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। आपको मालूम है, जब वो आर्यान के लिए सूट ले रही थी तो इनका अंदाज मुझे खालिस माओ वाला लगा था। वो रानम साहिबा की गोद में सर रखे इनको सब बता रहा था। वैसे मम्मा, सारी बातें एक तरफ, आपकी बेटी ने 30,000 वाली शॉपिंग सिर्फ 10,000 में की है। हयाम के बारे में बात करते आरिस की आंखों में जज्बात की शिद्दत थी, जो कोई भी बआसानी देख सकता था। चलो, इसने जो किया क्या तुमने थोड़ी देर पहले क्या किया था? मैंने कब मम्मा? आरिस के लहजे में हैरत थी। जब तुमने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। उफ मम्मा, अब छुप छुप कर अपने बेटे पर नज़र रखती हैं। बहुत गलत बात है यार मम्मा, अब आपके बेटे बड़े हो गए हैं और शादीशुदा हैं। हमारी भी कोई प्राइवेसी होनी चाहिए। बेटा जी, जो काम आपने पब्लिकली किया हो इसकी प्राइवेसी नहीं होती। और मेरे बेटे तो तब भी शादीशुदा थे जब इनको खुद के जूते का तस्मा भी बंद करना नहीं आता था। राना साहिबा ने इसके सर पर चपत लगाई थी। थैंक यू मम्मा, मेरे लिए इतनी प्यारी बीवी ढूंढने के लिए। कहते ही इसने इनका हाथ लबों से लगाया था। हट पागल, पर खुदा, आज ही सारा प्यार अपनी माँ पर निछावर कर देना है आपने। थोड़ा कल के लिए भी बचा कर रखें। वही साहब वकास साहब के साथ स्टडी से बाहर आते बोले थे, मम्मा मुझे लगता है बाबा जेलस हो रहे हैं। कमरे में इन तीनों का मध्यम सा कहकहा गूंजा था। वैसे बाबा, आप मेरी बेगम को इस घर में ले आए। मैं आपकी बेगम से दूर रहूंगा 2 साल तक, तो ऐसा सोचना भी मत बाबा, इट्स नॉट फेयर। आरिस मुंह बनाता कमरे से निकल गया था। अपने कमरे में दाखिल होते ही आरिस सबसे पहले स्टडी रूम में गया था। इसने वहां से एक रजिस्टर निकाला और फिर अपने पेन्स की कलेक्शन में से सबसे खूबसूरत और कीमती पेन निकाल कर बाहर आया। अपने बेड पर बैठकर इसने रजिस्टर का पहला सफ़ा खोलकर इस पर कुछ लिखा और फिर बंद करके एक जानिब रखता सोने के लिए लेट गया। आरिस और हयाम के जाने के कुछ देर बाद शुमामा आरिस के कमरे में गई थी। शुमामा ने एक एक चीज़ को छूकर आरिस का लम्स महसूस करने की कोशिश की थी। इस कमरे में रहने वाले शख्स के दिल पर हुकूमत करना इसकी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश थी, मगर वो इसके दिल की सल्तनत पर कभी अपना कला तामीर नहीं कर सकी थी। वहाँ हयाम की हुक्मरानी थी। इस सल्तनत में तो शायद इसे अपना मकबरा बनाने की भी जगह ना मिलती, और वो तो अपनी हुकूमत का सोचे बैठी थी। जब इसे आरिस और हयाम के निकाह का मालूम हुआ था, इसके अंदर बहुत कुछ टूटा था।
मगर वो खुद को संभाल गई थी। इस कमरे में आरिस की खुशबू को अपने अंदर उतारते इसकी आंख से बहुत से आंसू बहे थे, जिसे वो बेदर्दी से साफ कर गई थी। इस कमरे से निकलने से पहले शुमामा ने आईने में अपना अक्स देखा था। जब इसकी नज़र शीशे से ही आरिस के बेड के ऊपर लगी हयाम और आरिस की तस्वीर पर गई थी। मेरी दुआ है हयाम, आप दोनों हमेशा खुश रहें। और इसकी आंखों से एक बार आंसू बहे थे, एक बार फिर आंसू बहे थे। इस बार इसने इन्हें बहने से नहीं रोका था, बल्कि खुद इनके कमरे से निकल गई थी। मोहब्बत का ना मिलने का दुख बहुत गहरा होता है। मोहब्बत हासिल हो या ला हासिल, इसकी शमा कभी कम नहीं होती। वो हमारे दिलों में हमेशा रोशनी भी घेरती है। ये एक ऐसा तल्ख तजुर्बा होता है जो हर एक की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह असरात मरतब करता है, और इसने शुमामा की ज़िंदगी पर भी किए थे। इसने कुछ अरसे बाद वापस अमेरिका जाने और फिर कभी वापस पाकिस्तान वापस ना आने का अज़म किया था। वो मोहब्बत में हारी थी, अपनी दोस्त जैसी बहन की खुशियों की खातिर। इन दोनों की अब्दी खुशियों की दुआ करते इसने अपने कदम पीछे कर लिए थे। आरिस अहमद वहाब की मोहब्बत शुमामा कासिम का नसीब नहीं थी, वो सिर्फ हयाम अहमद हयात का नसीब थी। हयाम की आंख सुबह अलार्म के बजने की वजह से खुली थी। बहुत ही खामोशी से उठकर वो अपना फ़ोन उठाते बाहर आई थी, क्योंकि इशल कुछ देर पहले ही सोई थी। सुबह के 5 बजे का वक्त था। हयाम सबसे पहले गेस्ट रूम की जानिब गई थी। इसने बहुत आराम से दरवाज़ा खोला था, मगर वहाँ भी सब सो रहे थे। वो वापस नीचे आई थी और आज आरिस के दरवाजे के बाद खड़े होकर इसने इसे कॉल की थी। बैल जा रही थी मगर फ़ोन नहीं उठा रहा था। हयाम इसी सोच में थी अब वो क्या करे। फिर इसने कुछ सोचते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो बगैर इसकी इजाज़त के इसके कमरे में जा सकती थी। इनके दरमियान जो रिश्ता मौजूद था इसकी बात की इजाज़त देता था। दरवाज़ा लॉक नहीं था। हयाम कदम कदम चलती इसके करीब आई। वो मुंह तक कंबल ताने सो रहा था। हयाम ने थोड़ा सा इसके चेहरे से कंबल हटाया। आरिस उठे। हयाम ने इसे हिलाया था। हयाम सोने दे। आरिस ने किसमसा कर करवट बदल ली थी। आरिस उठे। हयाम ने इसे एक बार फिर उठाया था, मगर वो फिर से गहरी नींद में था। आरिस, हयाम ने गुस्से से इस पर से कंबल खींचा था, मगर खींचकर वो खुद ही शर्मिंदा हुई थी। आरिस हड़बड़ा कर उठा था। क्या हुआ हयाम? मुझे नमाज पढ़नी है। हयाम नजरें झुकाकर बोली थी। हाँ तो पढ़ लें, मुझे क्यों उठा रही हैं? आरिस वापस लेटने के लिए तकिया दुरुस्त कर रहा था जब हयाम ने इसका बाजू थामा। मुझे जाए नमाज चाहिए, मेरी कब्र से ले लेना। मगर मैं नमाज कहाँ पढ़ूंगी? हयाम यहीं पढ़ लें। आरिस, जी मेरी ज़िंदगी। आरिस ने नींद से बड़ी आंखों से इसे देखा था। आपने नमाज नहीं पढ़नी? कुछ देर बाद पढ़ता हूँ। हयाम का रुख वॉशरूम की जानिब था। जब वो बाहर आई आरिस सोने के लिए लेट चुका था। आरिस, टाइम कम रह गया है। इसे एक बार फिर हिलाकर हयाम ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। क्या वक्त हुआ था? तकरीबन 5:15। उफ, मैं लेट हो गया। आरिस उठकर वॉशरूम में गुम हुआ था। आरिस के आने तक हयाम अपने और इसके लिए जाए नमाज बिछा चुकी थी। वुज़ू करके जब वो बाहर आया तो इसने हयाम को अपने इंतजार में पाया था। आरिस मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब आया था और फिर हयाम ने आरिस की इमामत में नमाज अदा की थी। आज की नमाज में इसे पहले से ज़्यादा सुकून महसूस हुआ था। नमाज से फारिग होकर आरिस ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। हयाम इसके पुरनूर चेहरे में खो चुकी थी। दुआ मांगते आरिस के लब मुस्कुराए थे। हयाम के इसके हिलते लबों को देख रही थी, जिसे वो समझने की कोशिश कर रही है वो क्या दुआ मांग रहा है। इसी मुस्कुराहट के साथ आरिस ने दुआ ख़त्म की थी। हयाम बगौर इसे देख रही थी, हाथ नीचे करके अब वो कुछ पढ़ रहा था। फिर इसने मुड़कर हयाम का पुरनूर चेहरा अपने हाथों में थामते इस पर फूंक मारी थी। हयाम पलक झपके बगैर इसे देख रही थी। आरिस, आपने दुआ में क्या मांगा? आरिस ने थोड़ा पीछे की जानिब होकर हयाम के बराबर बैठते ही इसे अपने हिसार में लिया था। मैंने इस खूबसूरत सुबह के आगाज़ और आपके साथ पर इस रब का शुक्र अदा किया है। आपने हर नमाज के बाद दुआओं में मुझे इतने साल मांगा है, तो ये मुझ पर लाजिम है कि मैं हमारे एक हो जाने पर इस रब का शुक्र अदा करूं। हयाम की आरिस की इस बात पर आंखें छलकी थीं। अरे आप रो क्यों रही हैं? आरिस ने फ़ौरन इसके आंसू साफ किए थे। थैंक यू आरिस, मुझे ख़ास बनाने के लिए। हयाम, आप मेरी हयात हैं। आपके बगैर आरिस अहमद वहाब खुद को भी खो देगा। चलें उठे, अब यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाएं। हयाम ने इसके हसार से निकलना चाहा। आपने दुआ नहीं मांगनी? जब आप हाथ उठाएं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, तब मैं दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। हयाम की बात पर आरिस ने इसके दुपट्टे से लिपटे सर पर अपने लब रखे थे और उठ गया था। आरिस के उठते ही हयाम ने एक बार फिर सजदा किया था। वो सजदा शुक्र था, हर उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ने इसे नवाजी थी।
आरिज मुस्कुराकर हयाम को देख रहा था। हयाम के उठते ही इसने हयाम से जाए नमाज लेकर अपनी अलमारी में रखा और बाहर आया। हयाम, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, आप बेशक यहीं फ्रेश हो जाएं और प्लीज़ मेरे लिए भी कपड़े निकाल दीजिएगा। कहते ही आरिज अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गया था। और हाँ, आपके कपड़े मेरी अलमारी में पड़े हैं, तैयार हो जाइएगा। आरिज ने दोबारा दरवाज़ा खोलकर हयाम को आगाह किया था। जी। आरिज के जाते ही हयाम ड्रेसिंग रूम में आई थी और इसकी अलमारी से अपने और इसके कपड़े निकालकर इस्त्री किए और शावर लेने चली गई। इसके गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे, जिनको सूखने के लिए इसने खोला छोड़ा था। इसका मैरून दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था। हयाम ने अपने बुंदे उठाकर पहने और फिर पेंडेंट पहना जो आरिज ने इसे निकाह के तोहफे में दिया था। इससे पहले वो अपनी चूड़ियां पहनती, दरवाज़ा खुला और अपने कानों में से हैंड फ्री निकाले आरिज कमरे में दाखिल हुआ था। वो ये भूल गया था कि इस वक्त हयाम इसके कमरे में मौजूद है। आलमंड कलर के कपड़ों में मलबूस इसे देखकर आरिज रुका था और बहुत ही प्यारी लग रही थी। हयाम ने बेड से दुपट्टा उठाकर अपने कंधे पर डाला था। आरिज, आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैंने आपका ड्रेस वॉशरूम में लटका दिया था। अपने बाल बांधते हयाम आरिज को बता रही थी, जबकि आरिज इसके हाथों की हरकत देख रहा था। हयाम, अपने बाल खुले रखा करें, अच्छी लगती हैं, कहते ही वो वॉशरूम में गुम हुआ था, जबकि हयाम चूड़ियां और अपनी अंगूठी पहनती किचन की जाने पड़ी थी। अभी वो नाश्ता बना ही रही थी जब आरिज किचन में आया था। इसने काफ़ी का सामान निकालकर काउंटर पर रखा। वो कप में कॉफ़ी निकालकर इसको फेंटने लग गया। हयाम अपने और इसके लिए नाश्ता तकरीबन तैयार कर चुकी थी। कॉफ़ी फेंटते आरिज की निगाहें हनूज हयाम पर थीं। वो जो कि इसकी नज़रें कब से अपने ऊपर महसूस कर रही थी, आखिरकार चिढ़कर बोली, आरिज, क्या मसला है आपका? अपना काम करें ना, कब से मुझे क्यों देख रहे हैं? अपनी बेगम को देख रहा हूँ, कौन सा किसी और की देख रहा हूँ? किसी और की बेगम को देखा तो आपकी आंखें निकाल दूंगी। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते नाश्ता बना रहे थे। इतना जुल्म करेंगी मेरे साथ? जी बिल्कुल। बातों के दौरान वो टेबल पर खाना लगा चुकी थी। आरिज, आ जाए, नाश्ता करें, काफ़ी मैं बनाती हूँ। काफ़ी बस तैयार है, आप बैठें। हयाम एक कुर्सी खींचकर इस पर बैठ गई थी। 2 मिनट बाद आरिज भी आकर बैठा था। खाने के दौरान हयाम मैडम के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे और आरिज इसके नखरे उठा रहा था। हर किसी के बस में कहाँ है भला अपने मनपसंद शख्स के नखरे उठाना। वो दोनों नाश्ता कर रहे थे जब शुमामा किचन में दाखिल हुई थी। आरिज, आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? नहीं, अभी मैं मसरूफ़ हूँ। ओके। शुमामा बुझे दिल से वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। आरिज, आपने इसे ऐसा क्यों कहा? वो कितने मान से आपको कहना आई थी। हयाम, इसी यूनिवर्सिटी लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है और वैसे भी मैं मसरूफ़ हूँ। जबकि हयाम ने इसे कोई जवाब नहीं दिया था। नाश्ता करके हयाम वापस ऊपर आई और अपना हिजाब सेट किया। इतने में आरिज भी कमरे में दाखिल हुआ और हयाम की जानिब एक रजिस्टर और पेन बढ़ाया था। ये लें, आप इस पर अपने नोट्स बना लीजिएगा। खफा सी हयाम ने इसके हाथ से वो दोनों चीज़ें लेकर अपना दुपट्टा कंधे पर डालती नीचे की जानिब बढ़ने लगी। कहाँ? नीचे जा रही हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, कैब भी बुक करवानी है मैंने। तो आप मेरे साथ चले जाना। नहीं, आप आज मसरूफ़ हैं। हयाम का खफा अंदाज देखकर इसके लब मुस्कुराए। आई एम बिजी फॉर द वर्ल्ड बट नॉट फॉर माई वर्ल्ड। आरिज, हयाम अपनी नज़रें झुका गई थी। ये मंजर कमरे के बाहर खड़ी शुमामा ने देखा था। हयाम, आप नीचे चलें, मैं अपना बैग और चाबियां लेकर आता हूँ। ओके। अपना बैग और चाबी उठाकर आरिज शुमामा के कमरे में गया। शुमामा, 2 मिनट में अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ, मैं यूनिवर्सिटी उतार दूंगा। जी, अभी आई। अपना सामान उठाकर वो आरिज के पीछे नीचे भागी थी। चले मोहतरमा। जी। शुमामा इन दोनों के पीछे गाड़ी तक आई थी। आरिज ने हयाम के लिए दरवाज़ा खोला था। इतने में शुमामा भी बैक सीट पर बैठ चुकी थी। आरिज ने भी घूमकर आकर ड्राइविंग सीट संभाली थी। हयाम, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो शुमामा। आरिज ने बैक मिरर से एक नज़र शुमामा को देखा था, जबकि हयाम पीछे की जानिब देख रही थी। तुम आरिज से कितनी मोहब्बत करती हो? शुमामा के सवाल पर हयाम के चेहरे पर रंग बिखरे थे और इसने मुस्कुराकर अपना चेहरा आगे कर लिया था। इसके चेहरे के रंगों ने खुद ही मेरा मकाम बता दिया है। इससे पहले हयाम कुछ कहती आरिज बोला था। 5 मिनट में वो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद थे। शुक्रिया आरिज। गाड़ी से उतरने से पहले ही इसने आरिज का शुक्रिया अदा किया था। 15 मिनट बाद वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद थे। आरिज ने गाड़ी पार्क की थी। इससे पहले हयाम गाड़ी से निकलती आरिज ने इसे रोका। आप बताएं शुमामा को क्या जवाब देने वाली थी आप? कुछ नहीं, बताएं। वो मैं कहने वाली थी कि मुझे आपसे जितनी मोहब्बत है वो आप जानते हैं।
मुझे किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, हयाम ने इसकी आंखों में देखकर बोला था। आरिस को लगा था वो एतराफ़ करेगी, मगर वो तो कुछ और ही कह गई थी। आरिस गाड़ी को लॉक करके हयाम की तरफ मुड़ा था, मगर वो तेज़ी से बेध्यानी से आगे की जानिब चल रही थी। हयाम! आरिस ने हयाम की जानिब लपक कर इसको एकदम पीछे खींचा था। अगर वो इसको ना खींचता तो हयाम बाइक के साथ टकरा जाती। आरिस के पीछे खींचने से हयाम इसके सीने से टकराई थी। संभल कर खड़े होते इसने नज़र उठाकर आरिस की जानिब देखा। आरिस काफ़ी गुस्से से इसे घूर रहा था। हयाम, आप देख कर नहीं चल सकती? चार आंखें हैं आपके पास, मगर फिर भी आपको नज़र नहीं आता। आरिस इसे डांट रहा था और वो खामोशी से इसकी डांट सुनते इसके साथ चल रही थी। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे, आरिस ने इसका हाथ छोड़ दिया था। आरिस जब अपनी क्लास में दाखिल हुआ, वो थोड़ा गुस्से में था। आरिस, क्या हुआ है तुम्हें? आरिस और आलियान इनके करीब आते हुए बोले। कुछ नहीं यार। हाय। आरिस ने एक नज़र उठाकर आहिल को देखा। हाय, इसको क्या हुआ है? आहिल भी इन तीनों के पास ही बैठ गया था। मालूम नहीं घर से ही ऐसे आया है। क्या हुआ है आरिस? कुछ नहीं, किसी दिन तुम्हारी बहन मेरी जान ले लेगी। अब क्या हुआ है? सुबह आते ही इसने लड़ना शुरू कर दिया है तुमने? नहीं यार, वो रात भी साथ ही थी। खासा ख्वार हुआ हूँ रात को। आरिस ने अपनी कमर पर हाथ रख के इसे सीधा किया। सिर्फ 2 घंटे ही मोहतरमा ने सोने दिया है और सुबह सुबह अंडे पराठे का नाश्ता भी करवा दिया। वो तीनों हैरत से मुंह खोले आरिस को देख रहे थे। मतलब तुमने रुखसती भी करवा ली और हमें बुलाया भी नहीं? हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कोई रुखसती नहीं करवाई। फिर कल हमारे घर दावत थी तो सबके इसरार पर वो रुक गई थी और रात को ख्वार होने वाली और 2 घंटे सोने वाली। कमीनों, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। रात को इनको शॉपिंग पर लेकर गया था तो लेट हो गए और फिर उन्होंने मुझे फजर के वक्त उठा दिया था। अच्छा। जैन ने अच्छा को थोड़ा लंबा किया था और फिर खासा हैवी नाश्ता भी करवा दिया है। आज ये मौजज़ा कैसे हो गया? बस यार, बेगम की बात तो माननी पड़ती है। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब। जैन के इस शेर पर सबका कहकहा बुलंद था। क्लास में लेक्चर के दौरान वो आरिस की बातों और मोहब्बत को सोचती मुस्कुरा रही थी। मैडम, आज तो आपके अंदाज ही बदले हैं। जी बिल्कुल। कोई एतराज़ है आपको? किसके साथ आई हो तुम? अफशी ने इससे सवाल किया था अपने शौहर के साथ। वो चारों इस वक्त दबी दबी आवाज़ में बातें कर रही थी। हयाम, अफशान, नूरुलैन, ज़हरा। अपने नाम की पुकार पर वो चारों सीधी हुई थी। यस सर। खामोशी से लेक्चर नोट करें। अब आप चारों की आवाज़ ना आए। सॉरी सर, अब नहीं होगा। प्रोफेसर की डांट सुनकर इन सब ने अपने अपने रजिस्टर निकाले थे। हयाम ने ही जैसे ही काम करने के लिए रजिस्टर खोला, वहाँ पहले ही सफ़े पर आरिस की लिखाई में लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू माई बिलव्ड मिसेस हयाम अहमद हयात फ्रॉम योर मिस्टर आरिस अहमद वहाब। हयाम ने मुस्कुराकर इसके नाम पर हाथ फेरा और इसी वक्त नूर ने इसके हाथ से रजिस्टर खींचा और देखने लगी। इसने मुड़कर हयाम की जानिब देखा था जो सर झुकाए बैठी थी। अफशी ने नूर को इस तरह हयाम को तकते पाकर इसके हाथ से रजिस्टर लिया और इस तहरीर को पढ़ा। फिर जरी ने हयाम का रजिस्टर खींचकर इसको वापस किया और अपने रजिस्टर से कुछ सफ़ात फाड़े और हयाम को थमाए। वो जानती थी कि हयाम इस रजिस्टर पर कुछ नहीं लिखेगी। इसका सारा दिन ही लेक्चर्स लेते पेपर्स की तैयारी करते मसरूफियत की नज़र हो गया। जब यूनिवर्सिटी से ऑफ हुआ तो हयाम अफशान और जमल के साथ बातों में मसरूफ बस पर चढ़ रही थी जब आरिस ने इसे आवाज़ दी। हयाम, क्या आप अपने भाई को भूल गई हैं? आरिस की बात पर वो हयाम से आगे चढ़ती। जमल और अफशान ने मुड़कर पहले हयाम और फिर आरिस को देखा। ओह हारून, इसे मैं कैसे भूल गई। हयाम अपने सर पर हाथ मारते हुए नीचे उतरी थी। मैं आरिस के साथ जाऊंगी क्योंकि हारून खाला की तरफ है और फिर इसके साथ घर जाऊंगी। ओके। वो दोनों से हिलाकर बस में चढ़ गई। वो दोनों सर हिलाकर होगा आई थिंक बस में चढ़ गई। आरिस, चलें घर। हयाम ने इसे पुकारा जो फ़ोन में मसरूफ़ हो चुका था। जी। हयाम इसके साथ कदम बढ़ाती गाड़ी की जानिब बढ़ गई। वो दोनों पार्किंग की जानिब बढ़ रहे थे जब हयाम को किसी ने पीछे से पुकारा था।